किया जो इन्होंने किया है। चलो ऐड कर दिया हमने, क्रिएट करते हैं ना। ठीक है। तो हमने मशीन बना रहे थे ना उस दिन, रिसोर्स ग्रुप हमने बना लिया था ना। पहले रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, सबसे पहला टास्क होता है रिसोर्स ग्रुप बनाना। अच्छा, जो हायरार्की काइंड ऑफ थिंग है, जैसे बेसिकली एजले में, ठीक है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, हाँ आई एम गोइंग टू डेट इट, ठीक हाँ है, तो उसके लिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, आपके पास एक आपके पास प्रोजेक्ट आया, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप उस प्रोजेक्ट एजोर पे आया, ठीक है, एजोर पे ही है बिल्कुल। क्या आपके पास अकाउंट है? डिफरेंट स्टोरी। नहीं, नहीं अकाउंट है। अगर हम एजोर पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इट मींस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, ये सब जरूरी नहीं है कि होगा, जरूरी नहीं है कि हो गया। मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक कंपनी के पास गया, मेरा माइंड सेट था वो कंपनी मुझे गूगल पे प्रोजेक्ट देगी, डिस्कस होते होते वो कंपनी ने एजोर पे पकड़ा दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब मैं जब एजोर पे प्रोजेक्ट लेके आया तो मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है अभी, चलो, ठीक है। तो मैं एक एजोर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बंदे को बैठाऊंगा तो वो मुझे पहले क्या बोलेगा, अकाउंट बनाओ सर। ठीक है, आपने अकाउंट बना, पूरी बात मैंने सुनी पहले, ठीक है। पहले अकाउंट बनेगा, अकाउंट के ऊपर सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन के ऊपर नीचे रिसोर्स ग्रुप बनेगा, फिर रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। अब एक मिनट, अब एक मिनट सुनिए मेरी बात को पूरी। अब मैं कंपनी के पास गया, मेरे पास प्रोजेक्ट मिला, मैं ऑलरेडी एजोर पे प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है मेरे पास, तो मैं अब अकाउंट नहीं बनाऊंगा। अब मेरे पास जब मैं प्रोजेक्ट उठा के लाया, मेरे पास ऑलरेडी एजोर पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्लाइंट के, तो अब मैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अकाउंट नहीं बनाऊंगा एजोर पे, मैं सब्सक्रिप्शन बनाऊंगा बस। सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, फिर उस रिसोर्स ग्रुप के नीचे उस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज बनाऊंगा। ये हिरार्की तो बनती है। सब्सक्रिप्शन पर अकाउंट नहीं होता या फिर सब- अलग अलग भी होता है एक अकाउंट? अलग अलग भी रखते हैं। अगर क्लाइंट्स अलग है तो सब्सक्रिप्शन अलग ही रखोगे ना। एक ही सब्सक्रिप्शन में दो क्लाइंट्स को कैसे जोड़ दोगे, बिलिंग कैसे निकालोगे फिर? चलिए, अब आपकी हाँ। बात पे आते हैं। हाँ। हम गए गूगल पे डिस्कस करने, हमने हाँ। एजोर दे दिया, हाँ। हमने बात कर ली, हमने एजोर का अकाउंट बनाना है, हमने हाँ। एजोर का अकाउंट बना दिया। हाँ। अब जो सब्सक्रिप्शन आती है, हाँ। सब्सक्रिप्शन के वेरियस टाइप हैं, हाँ। लास्ट टाइम भी आपने दिखाया था। हाँ। तो उस टाइप को हम कैसे जज करते हैं कि वो कौन हमारे लिए हाँ, सुटेबल है? वो डिपेंड करता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट उठाया तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्निकल टीम कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी टेक्निकल टीम नल्ली है, कुछ नहीं आता, तो फिर तो आप एजोर से सपोर्ट लोगे। अगर आपके पास टेक्निकल टीम स्ट्रांग है तो फिर आप सपोर्ट क्यों लोगे? आप सिर्फ एक नॉर्मल सपोर्ट लेके चलोगे जिसमें $100 पर मंथ लगते हैं। समझ में आ रही है? वो डिपेंड करता है आपकी टेक्निकल टीम कितनी स्ट्रांग है। हमें मतलब बाइफरकेशन कहीं मिलेगा नहीं, या एजोर के साइट पे पढ़ना पड़ेगा कि सब एजोर के क्या साइट पे different है? पढ़ना पड़ेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हो सारी चीज़ें आती हैं, ये फलाना सब्सक्रिप्शन पे ये एजोर सपोर्ट देगा, ये फलाना सब्सक्रिप्शन में एजोर कोई सपोर्ट्स नहीं देगा, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये हिरार्की बनती है कभी। हाँ अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, हाँ। रिसोर्स ग्रुप, हाँ देन बस, रिसोर्सेज। देन रिसोर्सेस आएगा। रिसोर्सेस में आपके क्या आ जाते हैं, जो हम बनाते रहते हैं, ये अच्छा, ये रिसोर्सेस जो एप्लीकेशन गेटवे वीनेट होता है, सब रिसोर्स है, ये सब रिसोर्स है। सब रिसोर्स है। मतलब ये कभी भी आएगा तो रिसोर्स ग्रुप के बाद ही आएगा। रिसोर्स ग्रुप के बाद आएगा, बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। बेस लाइन हो गया हमारा रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स बिल्कुल। ग्रुप तक हम एज यूजुअल रहेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट में करना क्या है। करना क्या है, ठीक है, ठीक है। रिसोर्स को बनाना है ना। रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, तो हमने क्रिएट रिसोर्स ग्रुप किया। अब देखो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ना फ्री ट्रायल है। अगर यहाँ पे ये फ्री ट्रायल भी 30 दिन के बाद डिसेबल हो जाएगा तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकता फिर मैं तो। अगर आपके पास नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं तो फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अच्छा ये गूगल क्लाइंट का सब्सक्रिप्शन है तो गूगल क्लाइंट का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे उसका बनाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया? रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कोई करती है। कटने वाला ना बहुत दिमाग खराब हुआ है मेरा उससे। पूरा AWS का कोर्स चला। RSG, ठीक है। मैंने बनाया रिलायंस हाइफन RSG। सेंट्रल यूएस ले लिए, नेक्स्ट किए। टैग तो आपको पता ही है, की वैल्यू पेयर है और कुछ भी नहीं है। टैग का कोई स्टैंडर्ड भी होता है कि हमेशा स्टैंडर्ड हाँ, टैग वालों? टैग का स्टैंडर्ड होता है कि भाई साहब आप जैसे रिसोर्स ग्रुप बना रहे हो, अब क्या होता है कि एक ही अकाउंट है, एक ही सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन के अंदर 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट हो गया, एक टेस्टिंग हो गया, एक प्रोडक्शन हो गया, है ना। तो अब तीनों को अलग अलग करना है, तो अब तीनों को अलग अलग कैसे करोगे? तो रिसोर्स ग्रुप से अलग अलग बांट देते हैं। तो जैसे एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया डेवलपमेंट के लिए, तो टैग उसमें दे दो डेवलपमेंट, तो उससे जब नया सर्विस लॉन्च करोगे तो वही टैग देते जाओगे। तो जैसे मैंने
टैग दे दिया यहाँ पे रिलायंस डेव टीम। ये लो एंड क्रिएट, बन गया। एजोर तो स्लो है, इसमें कोई नेटवर्क की वजह से है या एजोर ही स्लो है। एजोर की टीम से भी बात करके हमने देखा, वो कहता है कि मैं क्रिएट करता हूँ तब भी ऐसे ही होता है। देखो बन गई। अब आ जाओ हाँ, आपकी वो जीसीपी काफी फास्ट है। जीसीपी तो बहुत फास्ट है, एडब्ल्यू से भी ज़्यादा फास्ट है। मुझे लग रहा है वो इसको आगे ले आएगा। बिल्कुल ले जाएगा। देखो सर, सारे दुकान वाले ही हैं, है ना, जो अच्छा माल देके उसका बिकेगा भाई। जैसे सैमसंग भी बिक रहा है, एमआई भी बिक रहा है ना, एप्पो वीवो भी बिक रहे हैं, सब बिकेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बिकेंगे। ये भी बिकेगा, एजोर भी बिकेगा, एडब्ल्यू भी, सब बिकेंगे। तो देखो हम वीएम बनाने जा रहे हैं, तो अब सब्सक्रिप्शन फिर पूछा, ठीक है। अब कह रहा रिसोर्स ग्रुप बताइए, हमने पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है, हमने दे दिया। वर्चुअल मशीन का नेम हमने यहाँ पर दे दिया मशीन 1। आवाज तुम्हारे से आ रही है? कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। रीजन हमने दे दिया। ये अवेलेबिलिटी ऑप्शंस ये बाद में देखेंगे, लोड बैलेंसर में देखेंगे इसको। बेसिकली यहाँ से देखिए इमेज, आपको कौन सा इमेज लेना चाहते हो। ये इमेज आ रहे हैं, देखो आप ब्राउज करेंगे तो आपको और भी इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मार्केट प्लेस में देख सकते हो, है ना। आप फायरवॉल मांगोगे, फायरवॉल ही दे देंगे आपको, लेकिन मार्केट प्लेस से कोई भी लोगे अच्छा खासा चार्ज होता है। आप माई आइटम में आओ तो आपकी कस्टम इमेज नजर आएगी। कस्टम इमेज का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ऑन प्रेमिसेस में कोई सर्वर है, उसकी इमेज मैंने यहाँ लाके रख दी, है ना, वो मुझे कस्टम इमेज में नजर आएगी। तो अपलोड कैसे, वो प्रोसेस है उसका, आगे देखेंगे। समझ आ रही? मैं अभी और ये शेयर इमेज क्या था? किस पे आप इमेज शेयर कर सकते हो ना, किसी को, किसी ने आपको शेयर किया है, या मैंने अपनी कस्टम इमेज बनाई है, मैंने इनको शेयर कर दी है, तो शेयर्ड इमेज में नजर आएगी। मतलब शेयर इमेज करेंगे तो बाकी इंफॉर्मेशन पूछेगा ना हमसे कि किसको शेयर करनी है। वो तो सब पूछेगा, वो तो सिंपल सी बात है। अगर मैं अपना ट्रांसफर पावर आपको दूंगा तो इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना मुझे। मींस कि अगर मैं कोई आईएसओ बनाता हूँ या कोई डाउनलोड करता हूँ, जैसे आप दिखा रहे थे अभी ओमंतु, सेंटोस, किसी ने अपलोड करा होगा और किसी ने अपलोड नहीं किया, ये इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खुद अपलोड किया है। भाई कुछ सैंपल तो रखेंगे ना वो। ये हुआ उनका पार्ट और ये माय हुआ आइटम शेयर तो वाला। मेरा हुआ ना। क्या? यहाँ पे दो पार्ट है, एक है जो एजयोर बाय डिफॉल्ट दे रहा है, एक है हम कस्टम करके अपना अपलोड करते हैं। कस्टम की जरूरत कब पड़ती है? जैसे मेरा ऑन प्रेमिसेस में एक सर्वर पड़ा हुआ है, उसमें मेरी कस्टम एप्लीकेशन है। अब मेरी एप्लीकेशन एजयोर थोड़ी अपलोड करके देगा, वो मुझे ही इमेज बनाकर लेके जाना पड़ेगा। जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो माई आइटम में नजर आएगा इमेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने, अच्छा लिनक्स तो सबको आता है ना, मैं विंडोज भी बनाऊंगा, लिनक्स भी बनाऊंगा। मैं सेंटोस ले लिया 7.7, ठीक है। अब देखो कह रहा है स्टैंडर्ड साइज बताओ यहाँ पर क्या लेना है। तो साइज अभी देखो बाय डिफॉल्ट 8 GB सिलेक्टेड है। यहाँ पर देखो ये आ रहा है, देखो ये सब मॉडल्स आ रहे हैं यहाँ पर, और ये उनके प्राइस आ रहे हैं। देखो सबसे सस्ता 306 रुपए का पड़ रहा है। B1S जो है ये फ्री है पूरा 12 महीने तक, इसको लोगे कोई पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम B1 यहाँ नहीं लिखा, वो पढ़ना पड़ेगा फ्री प्राइस में जाके। सर मुझे समझ नहीं आता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि फ्री ट्रायल में हम चीजें तो यूज कर सकते हैं, बट ये 614 रुपए हमारे 13,300 में से कटेंगे ना। ये किसमें? नहीं नहीं सर, कौन से कट रहे हैं? कह रहा है भाई फ्री 12 महीने का फ्री टियर के पार्ट में ये फ्री है। 12 महीने के बाद तो पैसा बनेगा ही ना, तो इसलिए वो लिखा है कि 614 रुपए बनेगा। अच्छा 600। अगर फ्री टियर खत्म हो गया तो बनेगा ना पैसा आपको, उसका प्राइस लिखा हुआ है सर। समझ आ गई? ठीक है। जैसे हम AWS में बनाते हैं उसमें प्राइस नहीं आता होगा, देखा होगा आपने। हाँ, उसमें प्राइस नहीं आता, इसमें प्राइस आ रहा है। प्राइस आ रहा है, तो ये तो अपनी अपनी फंक्शन है ना कि भाई मैं कोई फोन बेच रहा हूँ तो मैं और भी यहाँ ऐसे चीजें ऐड करके दे रहा हूँ, है ना। मैं कल को फोन बनाऊँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ रैम इतनी, हार्ड डिस्क इतनी है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, मैं B1 वेस्ट लिया, सेलेक्ट कर लिया, देखो आ गया।
यही दिक्कत आ रही थी ना आपके उसमें। अब देखो सबसे मजे की बात यहाँ पर, जब आप AWS पे आप इंस्टेंस बनाते हैं तो आपको सिर्फ की होता है ना, और वो की आप नहीं बनाते हो, AWS देता है की आपको। यहाँ पर आप अपनी की बनाकर अपलोड कर सकते हो। पता है सबसे मजे की बात ये कि आप अपना लिनक्स में जाओ, SSH कीजन से की बना लो, खुद की लाके अपलोड कर दो, या फिर आप पुट्टी में खोल लो, की जनरेटर भी होता है, पुट्टी कीजन, ठीक है, पुट्टी जैन ओपन कर लो, खुद बना लो यहाँ की ऐसे करके लो, बन गई की, ये की बन गई। इस की को मैं यहाँ से कॉपी करूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, बात खत्म। और इसकी प्राइवेट की अपने पास रख लो, मतलब कस्टम की आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पर, है ना। कर दो एक मिनट ट्राई करना। रुक जाओ, घर में भी थोड़ा सा करना काम। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, हाँ, मैंने क्वेश्चन का टाइम दूंगा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूजर नेम आपने बोल दिया यहाँ पर जैसे इंडिया, ठीक है, तो इंडिया यूजर नेम मैंने बोल दिया, ठीक है। मनोज लिख दो ना, मेरा ही है। कुछ भी लिख दो, क्या जाता है, मैं बना नहीं रहा हूं आपको। अच्छा बना दे। तो ये मैंने यूजर नेम लिख दिया, उसके बाद ये की मैंने डाल दिया, ठीक है। बस मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो जब मैं इस मशीन को कनेक्ट करूंगा तो मैं ये यूजर नेम डालूंगा, उसके बाद की वाला क्लोज कर दिया था मैंने, वो प्राइवेट वाली की से मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। यहां पर आप पासवर्ड भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, पासवर्ड भी दे सकते हो। तो मैंने मनोज यूजर नेम दे दिया यहां पर, और पासवर्ड मैंने अपना खुद का सेट कर दिया। जैसे मैंने सेट कर दिया azure@2019 क्लास, कम से कम 12 लेटर का होना चाहिए, ठीक है, अगर आप पासवर्ड लेके चल रहे हो तो। ये लो, समझ आ गए। देन उसके बाद नीचे आओ, तो यहां पे कह रहा है इनबाउंड पोर्ट रूल्स, मतलब जब ये VM बनेगी तो सिक्योरिटी ग्रुप, बोले तो फायरवॉल, समझ आ रही है। देखो जैसे ये एजोर का डेटा सेंटर है, ये आपका सिस्टम है। आप सिस्टम में क्या किए हो, आप सिस्टम पे https://portal.azure.com पे गए और आप यहाँ पे बैठ के नेक्स्ट करके VM बना रहे हो, है ना। ये VM कहाँ बन रही है, ये VM एजोर के डेटा सेंटर के अंदर बन रही है। जब ये VM बन जाएगी तो आप कहाँ से कनेक्ट करोगे, उनके डेटा सेंटर के अंदर जाओगे क्या, कभी नहीं जाओगे। आप अपने सिस्टम से बैठ के इसको एक्सेस करोगे। तो जब सिस्टम से बैठ के एक्सेस करोगे तो VM के अंदर जाने से पहले ये फायरवॉल यहाँ पे लगा के रखे हैं। क्या लगा के रखे हैं, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आपको पता है भाई, इनकमिंग होता है और आउटगोइंग होता है। तो जब भी आप यहाँ से आओगे तो इनकमिंग में चेक होगा क्या वो पोर्ट अलाउ है, MSTSC करने आ रहे हो या SSH करने आ रहे हो। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, फायरवॉल आ रहा है, कह रहा अलाउड द पोर्ट्स, देखो, ठीक है। AWS में भी ये वाली चीज है, लेकिन AWS में और Azure में क्या डिफरेंस है। AWS में आप ये फायरवॉल कंपलसरी है लेना, आप स्किप नहीं कर सकते, ऑप्शनल नहीं है। आप इंस्टेंस बनाते हो, आपको लेना जरूरी है। बट Azure में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फायरवॉल की मैनेजमेंट आती है तो आप लीजिए, अगर फायरवॉल के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, फायरवॉल ही हटा दीजिए, ऑप्शनल है आपके पास यहाँ पर। लेकिन कंपनी में सिक्योरिटी रीजन की वजह से फायरवॉल लिया जाता है, स्किप नहीं किया जाता, ठीक है। बट अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने फायरवॉल का टॉपिक नहीं पढ़ना है, समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, अब ये हार्ड डिस्क आ गया भाई, हार्ड डिस्क ये भी दे रहा है आपको 31 GB दे रहा है ना। आप यहाँ पे एक्सटर्नल डिस्क और भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अभी नेक्स्ट करके चल रहा हूं। अब नेटवर्किंग आ गया। अब AWS में आपने देखा था कि जब भी इंस्टेंस बनाते हो तो VPC चाहिए ना, आपने VPC नहीं बनाया तो कस्टम VPC में डिप्लॉयमेंट होता है। यहाँ पर कोई VPC नहीं बनी होती, यहाँ VPC बोलते भी नहीं है, यहाँ पे VNet बोलते हैं। कोई VNet पहले से नहीं बना होता, आप पहला मशीन बना रहे हो, अब ये VNet भी बना देगा अपने यहाँ। कस्टम VPC बनाते हैं ना वहाँ पे, क्या वहाँ पे यहाँ पे VNet कहते हैं उसको। हाँ, यहाँ VNet कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई आपको जो मशीन लॉन्च करना है तो उसको एक VNet चाहिए ना, पहले से कोई VNet बना हुआ नहीं होता, ये अभी बनाएगा VNet आपके लिए, ठीक है। अपने आप इसने उठा लिया, बाय डिफॉल्ट 10 का उठा लिया, और कह रहा है उस मशीन को पब्लिक IP देनी है, ये देखो आपको नहीं देनी, नन कर दीजिए, मशीन को पब्लिक IP नहीं मिलेगी। एक सेकंड, जब हम AWS में बनाते हैं तो वहाँ पे VPC हमारा बाय डिफॉल्ट पहले वाला होता है ना, हाँ, उनका, इसमें नया बनता है,
ये डिफरेंस है। हाँ, इसमें नया बनता है। नहीं, उसमें भी तो हमारा डिफॉल्ट वाले में चले आता है अगर कुछ। यहाँ कोई डिफॉल्ट वीपीसी नहीं होता। अच्छा। यहाँ कोई डिफॉल्ट वीनेट नहीं होता। आप पहली मशीन बना रहे हो अपने अकाउंट में, ये अभी वीनेट बनाएगा। ठीक। पहले से कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट वीनेट नहीं होता। ठीक है, AWS में आप देखो जाके, मशीन मत बनाओ, जाके देखो डिफॉल्ट वीपीसी बना हुआ मिलेगा। क्लियर हो गई सर? अब देखो दे सकते हैं इसको, नेम दे सकते हैं कुछ? क्या नेम नहीं दे सकते वीनेट को? आप क्रिएट करिए ना यहाँ पे। हाँ, उसने बाय डिफॉल्ट उठाया ना आपके रिसोर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग, आप नेम दे दीजिए, ले लेगा। अब देखो क्या, NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपसे कह रहे कि एक बार फिर से पूछ रहा है आपसे, सिक्योरिटी ग्रुप दूं क्या? यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप नहीं कहते, यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट बेसिक पे सिलेक्टेड है, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप दे भी देगा और बेसिक रूल्स लगेंगे। आप एडवांस में करके अपना खुद का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके लगा सकते हो। ऑप्शनल है, मैंने बताया था नन कर दो, कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है। अभी हम नन करके चल रहे हैं। नीचे आ जाओ, एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग। आपका ये VM पे एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग दे दूं क्या? बाय डिफॉल्ट अलाउ भी नहीं है। एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि नेटवर्क का जो इंटरफेस कार्ड है वो हाई लेवल का, जिसपे कभी नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा आ जाए तो अपने आप स्केल अप हो जाएगा। बट अभी कह रहा है, क्या लिखा है, द सेलेक्टेड VM साइट डज नॉट सपोर्टेड एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग। आपने जो VM का साइज लिया है उस पर सपोर्ट नहीं करता, कोई बड़ी कॉन्फ़िगरेशन का VM लीजिए। समझ आ गई सर? लोड बैलेंसिंग कह रहा है आप अपने VM को यहीं से लोड बैलेंसर पे ऐड कर सकते हो, है ना, चाहो तो। हमारे पास अभी तो लोड बैलेंसर है ही नहीं। ठीक है, होगा कभी फ्यूचर में आप एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे ऐड करोगे तो यहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अभी हम नो कर रहे हैं। नेक्स्ट किया हमने। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग बूट डायग्नोस्ट ऑन करना। ये बूट डायग्नोस्ट क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो, थोड़ा नीचे आ जाओ, ये सारी चीजें आइडेंटिटी, ये सारी चीजें, मतलब आप के पास कोई एक्टिव डायरेक्टरी है तो इस अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए AD से लॉगिन करवा सकते हो ऑन करके। अभी नहीं है हमारे पास। शटडाउन, ऑटो शटडाउन इनेबल कर सकते हो कि इस टाइम पर ये मशीन अपने आप शटडाउन हो जाए, मेरा काम खत्म हो जाना है। ठीक है, आप बैकअप यहीं पे लगा दो कि इस VM का बैकअप भी लेना है, अपने आप बैकअप लेता रहेगा। आप यहाँ पे टाइम पीरियड बता दो बस। बट अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया, कह रहा है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डालना है तो सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर दोगे, अपने आप वो सॉफ्टवेयर डाल भी देगा उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट करो, फिर वही टैग आ गई। तो टैग मैंने यहां पर दे दिया रिलायंस डेव VM। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। ये बता रहा है 1 घंटे का इतना पैसा बनेगा इसका। ठीक है, फोन नंबर मांग रहा है, फोन नंबर डाला नहीं था आपने, लगता है डाला था। क्लोज कर देना। ठीक है, तो देख रहे हो आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे तो रोक देगा वो आपको। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बता रहा है जो आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखो डाउनलोड ए टेम्पलेट टू फॉर द ऑटोमेशन। ये एक टेम्पलेट बनाता है, पता है, जेसन में। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो, तो वो आपको ना बाद में काम आएगी। कल को ये VM डिलीट हो जाएगा तो ARM टेम्पलेट से आप डिप्लॉयमेंट कर दो। कल को आपका बॉस आपसे बोलता है कि भाई आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन का VM बनाया, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए। आपको मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट उसको दे दीजिए, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट किया। सब्जी ले आए। हाँ, ले आओ ले आओ। हाँ,
डायरेक्ट भेजता है। मेरे साथ पहले पेटीसी में था, 1 साल के अंदर उसने 4 कंपनी चेंज कर दी। कैसे? पहले पेटीएम ज्वाइन करी, अच्छा। 5 महीने में पेटीएम छोड़ी, मेक माई ट्रिप ज्वाइन करी, मेक माई ट्रिप छोड़ी और अब अमेजोन ज्वाइन करी है कल ही। अच्छा। और वो भी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। अब देखो ये क्रिएट हो रहा है, इसमें बहुत टाइम लेता है, 5-5 मिनट ले लेता है। वाईफाई नहीं है सर? है ना, नेटवर्क नेट 2 है। यहाँ सर खुद अपने फ़ोन से चलाते हैं इंटरनेट। क्या? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप खुद अपने फ़ोन से चलाते हो हॉटस्पॉट बना के इंटरनेट। नहीं अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सर वो डॉकर का कुछ हुआ बड़ा आगे? चल रहा है। उतना ही है जितना था? नहीं चल रहा है काम। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी। और वो कुबरनेटिस और वो कुछ हुआ स्टार्ट? आपने लग रहा है वो ले लिया ड्राइव में सब्सक्रिप्शन ले लिया? हाँ। अच्छा खासा है। हाँ ले लिया है। कितना? 100 GB का। अरे सर वाह, असली क्लाउड तो आप यूज़ कर रहे हो। और आ रहा है रिस्पॉन्स, आ रहा है यूट्यूब से? कल आया था चेन्नई से और मुंबई से आया था। दे दिया? कितना? $50? हाँ क्या दिया? $50। नहीं क्या दिया क्या? कौन सा कोर्स? AWS। चलो ये मशीन बन गई। इधर देखो सर, देखो अब इसको कनेक्ट कैसे करोगे? तो कनेक्ट करने का सेफ फंडा है। देखो पब्लिक IP दिया है उसने, ठीक है। आप इसको कनेक्ट करिए। अच्छा ठीक है। लिनक्स है तो कह रहा है SSH करिए। पब्लिक IP हमने लिया था। बिल्कुल लिया था। आप कह रहे थे ना नहीं लेंगे, बताइए। आपकी मर्जी ना। हाँ। नहीं लोगे तो फिर कनेक्ट कैसे करोगे? तो ये देखो है ना, आप यहाँ से कॉपी करो, आपके पास पुट्टी है तो पुट्टी से कनेक्ट कर लो, पुट्टी पे यहाँ पे डाल दो। ये SSH बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ये तो SSH हटा दो, ऐसे बस बात खत्म, बस कनेक्ट कर लो। पासवर्ड मांग रहा है। हो गया। अगर लिनक्स में बैठे हो तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो सीधे भाई लिनक्स का अपना सेल खोल लो, ये लो, समझ आ रही सर? ठीक है। मेरे विंडो में ये कमांड क्यों चल रही है? क्योंकि मैंने एक्सेल नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला है, इसलिए चल जाती है SSH की कमांड। आप डाल देंगे आपका भी चलेगा। समझ आ रही? अब देखो इसको रूट का भी पावर है, पता है? सूडो को
सूडो करके आप रूट पे जा सकते हो। ये लो, समझ आ गई। उसके बाद यहां पर आप यम रेपो लिस्ट करो तो ऑलरेडी रेपोजिटरीज बनी हुई मिलेगी आपको। ये तो हो गया दूसरा मेथड कनेक्ट करने का। तीसरा मेथड क्या? तीसरा मेथड, आपको कहीं मत जाइए, यहीं पे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, यहीं पे आपको सीरियल कंसोल मिल जाएगा। ये लो सीरियल कंसोल, यहीं से कनेक्ट कर लो। देखो सर, यहीं पे आपने इसको कनेक्ट कर लिया। समझ आ गई? अब देखो, सबसे मजे की बात यहां पर क्या है पता है? मैं रीबूट करूंगा ना, आपको रीबूट का प्रोसेस नजर आएगा जो AWS में नजर नहीं आता। देखो, तो मान लो आपकी कोई स्टेप बूट नहीं कर पाया तो आप ट्रिपल शूट कर सकते हो यहां बैठ के। कंट्रोल डी का एरर यहीं से ट्रिपल शूट कर सकते हो। कंट्रोल डी जैसा एरर जो आता है आपको लिनक्स में। समझ आ रही सर? जो AWS में आपको ये चीज नहीं देता, ये प्रोसेस आपको नहीं दिखाता, वो स्क्रीनशॉट दिखाता है, वो भी हो जाने के बाद। ये देखो करंट प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे डेमन नहीं चल रहा है, यहाँ से कर लो। समझ आ रही? पासवर्ड भूल गए, यहाँ से पासवर्ड ब्रेक कर लीजिए। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये जो सर्वर मैं चला रहा हूँ, ये सर्वर किसी एजोर के डेटा सेंटर में नहीं है, मेरे सामने रखा हुआ है, ऐसा फील हो रहा है आपको। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर यहीं से देखो आप रीबूट कर सकते हो। इधर इधर देखो, ये देख रहे हो, रीसेट किया, यहीं से रीसेट, सॉरी रीसेट नहीं करना था, रीसेट, रीस्टार्ट कर दिया मैंने। रीसेट करना होता तो ये रीबूट होता। रीसेट का मतलब, अभी रीस्टार्ट किया मतलब वो उसके डेटा सेंटर से बंद होके चालू होगा। ये करना था। क्या करेगा? ये OS को करेगा रीबूट, रीसेट। समझ, ये चीजें में बहुत अच्छी लगी है एजोर की। अच्छी है। और क्या, रूट का ब्रेक करना है, पासवर्ड को करना है, ये करना है, सब चीजें। समझ आ गई सर? अब देखो, वो एजोर नहीं डालना, मनोज डालना। आ जाओ ले लो। ऐसे हाँ कर लो आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो, फिर करते हैं ना। करिए, कुछ समय खराब हो जाएगा, घर पे करिए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो सिर्फ क्लास में दीजिए, है ना। नहीं तो हम पैरेलल करेंगे तो हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना पढ़ना चाहते हैं एक दिन में। तो अब हम चले गए रूट पे। चलो, इस पे एक छोटी सी एप्लीकेशन हम 2 मिनट में डिप्लॉय करके फिर आगे चलेंगे। तो यम इंस्टॉल मैंने किया HTTPD। मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ कंपनी में, इस तरीके से कंसोल पे काम नहीं किया जाता। जिसके लिए इंस्टेंस बनाया, बनाकर दे दीजिए आईडी पासवर्ड। जरूरी नहीं कि आप कंसोल खोल के बैठे रहो, है ना। अभी एक बंदा है बेंगलोर में, ABC बैंक का नाम सुना आपने, US में। वो बैंक उनकी क्लाइंट्स है। तो कह रहा था कि मेरे को एक दिन के लिए लॉगिन मिला था, तो मैं ऐसे ही लॉगिन करके लिनक्स वाली मशीन को ऐसे कर रहा था, मेरे पास फ़ोन आ गया कि आप कंसोल खोल के क्यों बैठे हुए, तो मेरे को बंद करना पड़ा। तो कहता है हम महीने में हमें 1-2 बार मिल जाता है, बस उसके बाद नहीं मिलता। तो कभी भी कंपनी में ऐसा नहीं किया जाए, अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। मैंने यहाँ पर क्या किया, इको वेलकम टू
एजोर क्लाउड, index.html। ठीक है, चल गया। तो अब मैं एक और यहाँ पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ। कॉपी किया मैंने, ये देखो चल गई। ये तो एक सैंपल है। अगर मान लो आपको कंपनी में बोला गया कि नहीं, डेवलपर ने पूरी कोडिंग दे रहा है आपको, इसको होस्ट करनी है, समझ में आ रही है? तो अब वो कैसे करोगे? अब वो डेटा यहाँ पे कैसे लाओगे? दो ऑप्शन है, एक तो कोई थर्ड पार्टी क्लाइंट जैसे फाइलज़िला बिनेस उसके थ्रू डाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपलोड करेंगे और कोई वेब सर्वर डाल के बिल्कुल बिल्कुल। या तो एक ये, या तो फिर आप अपना कोई कंपनी में शेयर ड्राइव होगा, वो शेयर ड्राइव यहाँ माउंट कर लीजिए, है ना? तो एक छोटा सा सैंपल करके ही देख लेते हैं कि वो कोडिंग कहाँ से लेके आए। तो आप कोडिंग खुद ही उठा लो यहाँ से, सैंपल वेबसाइट डाउनलोड। हमारे पास अभी डेवलपर तो है नहीं कि भाई मांगेंगे, समझ आ रही मनोज? तो यहाँ से हमने कोई भी एक उठा लो, ये उठा लेते हैं। लो चलो, थोड़ा छोटा उठाते हैं, ये उठ ले लो, ये सही है। तो इसको प्रॉपर आप घर पे सेल्फ लैब करने के लिए यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, ये आगे डाउनलोड। इसको एक्सट्रैक्ट कर लो पहले, तो किसी फोल्डर में कर लेते हैं, वेब नाम के फोल्डर के अंदर। इस यहाँ पे इतने सारे हैं, थोड़ा हटा देते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल, वेब पेज है, ओके ठीक है, ये आ गया। अब इसको WinSCP से हम कॉपी करवा लेते हैं, ठीक है। WinSCP जैसे अपने फाइलज़िला बताया, और भी बहुत सारे फंडे होते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो आप यूज़ करते रहते हो। मान लो कभी कोई आप कंपनी में बैठे हो, है ना, आपका कोई फ्रेशर बंदा आया, तो ये सारे काम उसको बोल दो भाई इससे कॉपी कर दे, बाद में फिर हम आगे का काम देख लेंगे। रूट का पासवर्ड हमने सेट नहीं किया ना अभी। एक काम करते हैं, यहाँ पे रूट का पासवर्ड पहले सेट कर लेते हैं। ये दो चीज़ ध्यान रख के चलनी है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट को अलाउ नहीं रखते ये, और ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस तो है ही है, क्योंकि आपने पासवर्ड का मेथड यूज़ किया। इतना करने के बाद एक बार आपको हाँ बस, काम करने में एजोर स्लो नहीं है, प्रोविजनिंग स्लो है। काम तो फास्ट करेगा भाई, बन गया सर्विस। तो ऐसा नहीं कि उसमें अपना होस्टिंग चल रहा है, वो क्लाइंट को भी स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। स्लो रिस्पॉन्स नहीं करता, प्रोविजनिंग स्लो है बस, ठीक है। तो वेयर यहाँ चले जाओ, डेस्कटॉप, ये हटा दो यहाँ से, वेब, ये सारी फाइल यहाँ से सेलेक्ट एंड ड्रैग। एक स्टेप आपने बचा लिया। कौन सा? अगर फोल्डर के साथ कॉपी करते तो आपको HTTP कॉन्फ भी अपडेट करना पड़ता। हाँ, वो अंदर जाकर भी अपडेट करना पड़ता। मैं समझा नहीं क्यों। आप डॉक्यूमेंट रूट चेंज कर देते ना फिर।
अभी हमें HTML के अंदर ही डाल दिए, फोल्डर के साथ कर बाय दो। डिफॉल्ट जब आप HTTP की सर्विस इंस्टॉल करते हो तब डॉक्यूमेंट रूट मतलब .html फोल्डर होता वो है। HTML तक नहीं होता है। अगर आप फोल्डर कॉपी करोगे तब दो ऑप्शन है, या आपके यूआरएल में आपको फोल्डर का नाम डालना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट रूट को अपडेट करना पड़ेगा। आपने सीधा HTML में सारी फाइलें डाल दी ना, तो फोल्डर की जरूरत ही नहीं है। नया बैग वो बना दिया ना ग्रुप, ठीक है क्या? हाँ अब एक काम और करना पड़ेगा क्या? सिस्टम CTL, इधर देखो सर, सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD, ठीक है। तो अब देखो नया कंटेंट आ गया, समझ आ रही? और DNS नेम से करना है तो इसको डोमेन में ले जाके अपना DNS नेम कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलो आगे, अब थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड सेट करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया भाई, आप सीरियल कंसोल में उसको रीस्टार्ट कर लीजिए, अप एंड डाउन एरो करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ब्रेक करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सिंपल सर। यहाँ जाइए, यहाँ से रीसेट करिए, अप एंड डाउन प्रेस करिए यहाँ पे कीबोर्ड का अपना, ये देखो इसको कर्नल को रुकना है, बस हो गया, कर्नल रुक गया, कर्नल रुक गया ना। अब बस जब कर्नल रुक गया तो अब आगे के स्टेप फॉलो करिए जैसे आप करते हैं। इस फाइल के एंड में आ जाइए, लाइन के ठीक है। आगे लाइन के एंड में क्या लिखते हैं यहाँ पर? कुछ लिखते हैं। हाँ जी सर, क्या लिखते हैं पासवर्ड ब्रेक करते टाइम? ठीक है, rd.break, और हम SE लिनक्स को डिसेबल करके चलना है, तो हमने यहाँ पे SE लिनक्स इक्वल टू 0 कर दिया, समझ आ रही है? फिर क्या करना है, कंट्रोल X कर दो, यहाँ पर लिखा भी है कंट्रोल X। तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये एजोर पे नहीं है, ये तो मेरा सर्वर पड़ा हुआ है डेटा सेंटर के सामने, क्योंकि हार्डवेयर VM पे वो पता है ना, अपना वर्चुअल मशीन में भी ये ऑप्शन नहीं होता। गुड कम दिया, समझ आ रही? देखो अभी कौन सा मोड आ गया, ये सिंगल यूजर मोड आ गया। अब यहाँ से करिए सर, आगे क्या करते हैं? CH सर बताओ ना आगे क्या करते हैं? कमांड भूल गया मैं, पासवर्ड ब्रेक करते टाइम क्या करते हैं? मुझे मतलब माउंट आइकन हो बोला तो नहीं भूल गया था, माउंट आइकन हो, हाँ भी याद आ गया, रीमाउंट rw/sysroot, बहुत दिन से ब्रेक नहीं किया ना मैंने, chroot/sysroot, अब याद आ गया। उसके बाद
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टच से ऑटो वेरिएबल की फाइल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे लिनक्स इक्वल टू हमने 0 कर दिया है ना। सीधे क्या करो, एग्जिट, ये लो पासवर्ड ब्रेक कर लिया आपने। लेकिन पासवर्ड ब्रेक करने के लिए बंदे के पास ना कंसोल आईडी पासवर्ड होना चाहिए और उस रिसोर्स पे वो कांड करने के लिए प्राइट्स भी होना चाहिए। कई बंदे परमिशन देते नहीं है सबको। कंसोल एक्सेस डिफरेंट होगा यहाँ पे। कंसोल एक्सेस का मतलब आप लॉगिन किससे हो, मनोज से ना। हाँ। तो मनोज कंसोल से लॉगिन है, उसका आईडी पासवर्ड तो होगा तभी तो अंदर ही काम कर पाओगे ना। तो मैं कुछ दूसरा समझ रहा था। नहीं। सिमिलर है कि जो सेंटर का क्रेडेंशियल पहले होगा आपके पास, तभी आप उस वीएम पे जा सकते हो। बेसिकली कुल मिला के वीएम पे पहुंचना है। हाँ, उसके बाद ही कुछ मतलब ये जो काम है ये बहुत क्रिटिकल काम है। हर बंदा नहीं, आप एजोर पे काम कर रहे हैं तब भी हो सकता है ना मिले, वो आपके मैनेजर के पास ये मेन वाला आईडी पासवर्ड होगा, आपको थोड़ी देगा ये इसका आईडी पासवर्ड। नहीं तो आप भी तो कुछ भी कर लोगे ना बैठ के, कोई भी चीज प्रोविजन कर लोगे, डी प्रोविजन कर लोगे। देखो सर, हो गया। अब लो अपलोड से लॉगिन कर लो, समझ आ गई। एक तो ये तरीका होगा पासवर्ड ब्रेक करने का, एक तरीका रीसेट पासवर्ड पे आ जाओ। हाँ, एक चीज और है, ये सीरियल कंसोल पे ये डायग्नोस्ट ये तभी ओपन होगा जब आप बूट डायग्नोस्ट आपका इनेबल होना चाहिए। जब आप वीएम बना रहे थे तो पूछना था बूट डायग्नोस्ट इनेबल करना है कि नहीं करना। अगर वो डिसेबल्ड होगा तो बंदा नहीं कर सकता ये काम। तो मान लो डिसेबल्ड होगा तो इनेबल कैसे करोगे, बूट डायग्नोस्ट में आ जाओ, सेटिंग में चले जाओ, यहां से आप ऑन कर लो। ऑफ रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है सर, ये ध्यान रख के चलना। रीसेट पासवर्ड में आ जाओ, यहां से पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो। लो यूजर नेम आप यहाँ पे दे दो, पासवर्ड किसका रीसेट करना है, मैंने बोला रूट का करना है। रूट का पासवर्ड यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा, मनोज का करना है, ठीक है। अपना पासवर्ड जो देना है पासवर्ड यहाँ पे लिख दो। समझ आ रही है, क्लियर? अब मैं क्वेश्चन पूछूं जो मैं आज पूछ रहा था। हाँ पूछो। जो यूजर नेम यहाँ पे मनोज बाय डिफॉल्ट हम क्यों नहीं बना सकते, रूट यूजर क्यों नहीं बना सकते? किसमें? एजोर पे रूट बनाते तो रूट बंद करके रखता है ना वो, अपना जो कस्टम इमेज दे रहा है उसमें रूट लॉगिन उसने बंद करके रखा है। आप अपनी इमेज थोड़ी यूज कर रहे हो भाई, उसने अपने एक सर्वर पे लिनक्स डाला होगा, उस पे उसने रूट को बंद किया होगा, है ना, उसके बाद इमेज बनाई होगी और वो इमेज आपको देता है, तो इसीलिए रूट नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट। रूट डिजेबल है तो वेल, लेकिन हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, रूट क्रिएट भी नहीं कर सकते, समझ आ रही है। और जब आप बनाते हो यहाँ पर क्रिएट करते कहाँ हैं हम, रूट तो होता ही है ना लिनक्स में। होता ही ना बाय डिफॉल्ट, एक ही बात है, समझने वाली बात है बस, वो तो एक ही होता है। क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते ना रूट आप। रूट क्रिएट कहाँ करते हैं, कहीं नहीं करते क्रिएट। आपने मैनुअल को इंस्टॉल किया है रेड हैट? हाँ किया है। रूट क्रिएट नहीं करते? अच्छा वो तो उस केस में सर वो तो आप वैसे कह रहे हो ना कि वो तो अलग बात उस हो पे गई। डाल दिया पूरा बेयर मेटल पे डाल दिया, उसकी बात कर रहे हो ना। मैं तो इसमें वीएम की बात कर रहा हूँ। वीएम हमने बनाया है ना, वीएम पहले से तो था नहीं। उसी तरह जैसे लैपटॉप ब्लैंक है, हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रहे हैं। AWS में इंस्टेंस बनाए? मैं क्लाउड पे बनाए हैं, वहाँ पे तो कहीं भी नहीं होता रूट तो बनाने के लिए, सिर्फ क्लाउड पे ही नहीं होता। तो सर वही तो कह रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं होता ना वो तो। मैं वही समझने की कोशिश कर ये रहा हूँ, कहना क्यों नहीं चाह बना? रहे हैं कि लिनक्स होती कस्टमाइज, मैं कस्टम लिनक्स को कस्टम करके इंस्टॉलेशन करूँ तो आप दे सकते हो, वो ये कह रहे हैं। बट हम कस्टम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो रेड जो तरह वही कर रहे हैं ना, तो उसमें तो रूट ऑलरेडी होता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना।
समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? अब जब भी आप वीएम बनाते हैं तो जो भी यूजर नेम देते हैं वो यूजर नेम बनता है अंदर जाकर, सूडो फाइल में एंट्री होती है उसको, उसकी सूडो का पावर उसको मिलता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ? लेकिन जो यूजर हम बनाते हैं उसको वो हमें रूट सिमिलर लाइक रूट प्रिविलेज देता है सूडो, मतलब हाँ सूडो हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये पासवर्ड यहाँ से मैंने क्या करना है, अपडेट कर देना, पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक पासवर्ड वही कर सकता है जिसके पास कंसोल का एक्सेस है और फुल पावर है। इतना एक्सेस मिलते ही नहीं है, इतना एक्सेस नहीं है। इतना एक्सेस देता ही नहीं कोई। हमारे पास तो आपका होगा, मतलब मैं तो को लगता नहीं इतना देते हैं एक्सेस। आपके पास इसीलिए क्योंकि आप लोग अपना खुद बना रहे हो। खुद बना रहे हैं प्लस हम लोग इसका एक्सेस शुरू कर रहे हैं। हाँ, इस वही बोला ना कि आप खुद अपने लिए बना रहे हो, इसलिए आपके पास है। इसका एक्सेस ही बनना है सारे। नहीं तो होगा उसमें भी कोई ऐसे एक टीम होगी जिसके पास ये प्रिविलेज वो होगा। तो कह रहा हमारे पास नहीं है, मैंने यही ना, तो आपके बोला। पास नहीं होगा। अब जब सीख ही रहे हो ना, सीख लोगे तो मैं भी मिल जाए। देखो नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीखने के बाद भी वो पावर पे मिलता है। आप पावर मिल जाएगी तो मिल जाता है। आप दो टीम बैठी हुई है भाई, इसको भी उतना ही आता है, इसको भी उतना आता है, इसका काम दिया गया है तू इस पे करेगा, इसका काम दिया गया इस पे करेगा, तो ये नहीं जा सकता ना वहाँ पे। ये चीज होती है कंपनी के अंदर। आने में तो सबको आता है, मिलता कहाँ थोड़ी है। चलो, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में है, बट हमारे उसमें ये वाले एक्सेस नहीं है सीरियल कंसोल के। आपकी कंपनी तो रोहित आया था, उसके पास ही एक पूरा पावर रहता था। वो बता रहा था मेरे को। रोहित को नहीं, मैंने सिर्फ पावर धीरज को दिया हुआ है। नहीं, फिर भी उसके पास काफी ज्यादा राइट्स था उसमें। राइट्स इसलिए था बिकॉज ये विंडोज आएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ ना अकाउंट्स के टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने कुछ अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बना रखा है। उसके जो मेंबर होंगे उसको ये मिलेगा, उसको ये सब दिखेगा, बट वो कुछ प्रोविजन नहीं कर सकता। अच्छा, प्रोविजनिंग हमने उनका भी बंद कर रखा है। प्रोविजनिंग सिर्फ मैं, पवन और धीरज यही कर सकते हैं। अच्छा। या जो अब नए बंदे जो एज्योर के लिए डेडिकेटेड हायर हो गए वही कर सकते हैं। चलो रीड ओनली प्रोविजन तो हमने पूरी कंपनी को दे रखा है, जो मर्जी वो करो। अच्छा, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर आप देखो रीसेट एसएसएच की, मान लो अगर आप एसएसएच की इस्तेमाल कर रहे होते तो वो भी रीसेट कर सकते हैं, है ना। मान लो आपकी प्राइवेट की भूल गई होगी कहीं, तो ऐसे रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ऑनली, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन तो ऑनली करेंगे। तो मान लो खुदा ना खास्ता आपने वीएम बनाया, आपने वीएम बना के उसकी एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखी हैं, ठीक है। अब आप छोड़ के चले गए, अब बंदे ने क्या क्या कस्टमाइज किया, क्या क्या एसएसएच में पॉलिसीज लगाई, वो हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर लेंगे, एसएसएच की पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से रीसेट हो जाएगी। एक नॉर्मल ओएस पे आके टिक जाएगा, जैसे एक ब्लैंक ओएस में जो एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन होती है वहाँ पे आके रुक जाएगा। की के रिगार्डिंग है। नहीं, एसएसएच के कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, ऊपर वाला की के रिगार्डिंग है। एक होता है ना कि नीचे वाला सिर्फ एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन के हाँ, रिगार्डिंग है, सिर्फ या फिर- एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग है। अच्छा। भाई आपने कंपनी में गए, आप सर्वर हार्डनिंग कर रहे हो, आप सर्वर ओपन किए। सर्वर हार्डनिंग में क्या होता है, पूरा एसएसएच का खेल होता है। आपने सर्वर हार्डनिंग में उस सर्वर के अंदर एसएसएच में इतनी पॉलिसीज लगा दी कि पासवर्ड मिल जाए तब भी एक्सेस ना हो पाए। अब बंदा छोड़ के चला गया तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे रीसेट करोगे? वो कॉन्फ़िगरेशन रीसेट नहीं करोगे तो पासवर्ड है वो भी काम नहीं कर रहा। तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रीसेट करने के लिए होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक रन कमांड है। आप वीएम पे लॉगिन भी नहीं लेना चाहते, यहीं से आप कुछ स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं, है ना, कि भाई एक मैन पावर, मतलब एक पावर का बंदा है, बोले तो एजोर के ऊपर उसको फुल पावर है। वो ये इंस्टेंस उसने डेवलपमेंट टीम को बना कर दिया। डेवलपमेंट टीम को कुछ कह रहा है वो, ये कर लो, ये कर लो, ये पैच अपडेट कर लो, ये पैच अपडेट कर लो, ये सिक्योरिटी मैनुअल अपडेट कर लो, कर ही नहीं रहे वो लोग। तो वो क्या करेगा, कंसोल पे आएगा, बिना आपके सर्वर को लॉगिन किए यहीं से वो कमांड रन कर देगा आपके सर्वर पे। पैच अपडेट की कमांड यहीं से रन कर देगा।
यहीं पे आप स्क्रिप्ट लिख दो पूरी पूरी, जैसे मैंने लिख दिया MKDIR इंडिया, ठीक है, रन कर दो बस, बिना लॉगिन के उस सर्वर के अंदर, जस्ट लाइक एनसेबल जो करता है वैसे ही कर रहा है। और कुछ दिखाया नहीं? दिखाएगा ना चलने के बाद। आ गया। ठीक है, तो बन गया। अब अंदर देखो, अगर आप जाके यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से भी पता लग जाएगा। देखो इंडिया, बन गया, समझ आ गई। चलो अब देखो रीडिप्लॉय है। रीडिप्लॉय क्या करता है, पढ़ो एक बार इस लाइन को, क्या बोल रहे हैं। वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर रहा ठीक है, डेटा लॉस हो जाएगा पर रीडिप्लॉय हो जाएगी। है। ये डिफरेंट होस्ट की बात कर रहा है, which will be migrated new or Azure host। ये फिजिकल बॉक्स की बात कर रहा है क्या, Azure host? बता, देखो ओके देखो ये एजोर का डेटा सेंटर है, ठीक है। ठीक है, अब मान लो आपने इंडिया रीजन लिया है, ठीक है ना। इनके डेटा सेंटर में क्या होगा, जोन्स होते हैं, जैसे जोन 1 हो गए, जोन्स एरिया हो गए, है ना। जोन 1 के अंदर डेटा सेंटर होते हैं, डेटा सेंटर के अंदर हाइपरवाइजर, फिजिकल होस्ट होता है। ये फिजिकल होस्ट 1 है, ये फिजिकल होस्ट 2 है, ये फिजिकल होस्ट 3 और 4। इन फिजिकल होस्ट के ऊपर क्या है, हाइपरवाइजर उन्होंने अपना डाला हुआ है, और आपकी वीएम हाइपरवाइजर के ऊपर चल रही है ना। ठीक है, आपकी वीएम ये वाले हाइपरवाइजर पे चल रही है। अब कल को आपकी वीएम में कुछ दिक्कत आ रही है, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, लेटेंसी सही नहीं आ रही है ना, पैकेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, ऐसे इशू आ सकते हैं, नहीं आ सकते फ्यूचर में। तो एजोर बोलता है कि काम करो, हो सकता है होस्ट में कुछ दिक्कत हो, तो एजोर बोलता है कि आप अपने वीएम को ना रीडिप्लॉय कर लो। तो जब आप रीडिप्लॉय करोगे तो वो वीएम यहाँ से हट के ना दूसरे होस्ट पे चली जाएगी वो। तो फिजिकल बॉक्स ही चेंज हो गया ना। हाँ, तो यहाँ चली जाएगी, है ना। तो जब ये रीडिप्लॉय होगा तो होस्ट ही चेंज हो रहा है, तो आपका वीएम डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस टाइम के लिए। लेकिन एजोर पर जब आप वीएम बनाते हो तो एक परसिस्टेंट डिस्क मिलता है, एक टेम्पररी डिस्क मिलता है। जैसे एडब्ल्यूएस में इफिमरल होता है, लेकिन इफिमरल एडब्ल्यूएस में लेनी पड़ती है, यहाँ पर हर इंस्टेंस के साथ मिलता है टेम्पररी डिस्क। तो जो लिखा हुआ था डेटा लॉस होगा वो टेम्पररी का लॉस होगा, परसिस्टेंट का नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम परसिस्टेंस में पड़ा होगा, टेम्पररी डिस्क पे नहीं होगा। टेम्पररी में डेटा पड़ा हुआ रखा है तो ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे क्यों पड़ा होगा, वो तो अपनी कंडीशन बता रहा है भाई, देख ले। ठीक है, जिसका यूज आई थिंक करते हैं जब हम मैनुअल कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं या कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं तो टेम्पररी वाला डिस्क यूज करते हैं, इंस्टॉल किया डिस्कार्ड कर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी सर्वर के ऊपर कुछ भी नया डेटा कॉपी करके इंस्टॉलेशन करना है तो टेम्पररी हार्ड डिस्क में रख दो, कि कल को बंद होकर चालू होगा तो हट भी जाएगा। ठीक है, और रीडिप्लॉयमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, trying to redeploying your virtual machine which will migrate to a new Azure host. If you continue, the virtual machine will be restarted and you will lose any data on the temporary drive. साफ साफ बोला है, टेम्पररी ड्राइव का डेटा लॉस होगा। रीडिप्लॉय कर लो, पीछे आपको तो फिर आपको बंद करके चालू करने की जरूरत नहीं है। AWS में तो आप खुद बंद करते थे फिर चालू करते थे, यहाँ वो बैकग्राउंड में खुद ही कर देगा आपके।
लेकिन बैकग्राउंड में वो भी बंद हो रहा है। तो वो स्क्रिप्ट में लिखा होगा। हाँ बिल्कुल सर। उन्होंने कुछ ऐसा ही फीचर वाला वो DevOps टूल रेडी किया हुआ है, वेब टेस्ट है, वो सब कुछ खुद से करता है। डिप्लॉय करना है, हमने कुछ प्री डिफाइंड वो दे रखे हैं अपने यूजर्स को। वही अगर आप खुद से इंस्टॉल करना, सिर्फ चेकबॉक्स पे क्लिक करो, बैकएंड में डिप्लॉय रहता है। DevOps काफी अच्छी चीज है। कौन सी इनोवेशन कर रहे हैं? कौन सी इनोवेशन कर रहे हैं? वो जो बंदा है ना, वो मेरे भैया का लड़का है, जो कहते पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ने लग गया। वो तो 2 साल हो गए उसको IT में। क्या क्या सीख रहा है अभी? ये DevOps खत्म हो गया अब उसका सारा। क्या क्या सीख लिया इसने? इसमें सीख लिया डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, इन सबको एक बार पढ़ लिया। एक बार में तो आएगा नहीं, ये सब एक बार इसका कंप्लीट हो गया। अभी पाइथन आपने कराया? खुद किया यूट्यूब से। अच्छा, और बाकी चीज़ें कर रहा है, पाइथन की तरफ लिनक्स कर लिया, AWS कर लिया। अभी कहाँ पे हैं? कौन सी कंपनी में? कोई कंपनी नहीं है, तो ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करता है कॉल सेंटर में 4 घंटे की job करता है। अपना पॉकेट मनी निकाल लेता है, बाकी लर्निंग करता तो अभी चेंज करने की सोच रहा है है ना। तो अभी कहाँ, अभी तो लगेगी भी नहीं जॉब इसकी। तो पढ़ रहा है ना, हाँ। तो पढ़ के करेगा क्या? पढ़ के करेगा क्या, पहले पढ़ तो ले। आदमी पढ़ लिया तो कर तो कुछ भी सकता है। चलो हो गया रेडी डिप्लॉय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो VM के बारे में ओवरव्यू पे आ जाओ, तो ओवरव्यू पे आप देख सकते हो भाई कौन से रिसोर्स ग्रुप में है, लोकेशन देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, है ना। सब्सक्रिप्शन चेंज भी कर सकते हो मशीन का, सब्सक्रिप्शन ID आ रही है, मशीन नेम आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, साइज आ रहा है ना, पब्लिक IP आ रही है, प्राइवेट IP आ रही है, ये आ रहा वर्चुअल नेटवर्क्स बता रहा कौन से, DNS कॉन्फ़िगरेशंस अभी कर सकते हो आप यहीं से बैठ के, सारी चीज़ें यहाँ पे मॉनिटर बता रहा है भाई क्या CPU यूटिलाइजेशन, सब कुछ नीचे ग्राफ के फॉर्मेट में आपको बता रहा है। यहाँ से VM को रीस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। एक्टिविटीज लॉग पे आ जाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक्टिविटीज लॉग जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो सारी एक्टिविटीज लॉग्स यहाँ पे जनरेट होती हैं। देखो रन कमांड आपने किया, ये सब चीज़ बनता रहता है यहाँ पर। एक्सेस कंट्रोल पे आ जाओ, मान लो अभी तो मैं रूट से लॉगिन हूँ, है ना, मैं कल को इस एजूर के पर और भी बंदे काम करते हैं, तो मैं वो IAM यूज़र बनाऊंगा, तो मैं इस VM पे उनको राइट्स दे सकता हूँ कि आप भी VM पे पासवर्ड चेंज कर लो, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लो, जस्ट काइंड ऑफ। टैग्स आप चेंज कर सकते हो बाद में भी, यहाँ से टैग आप भूल गए हो तो यहाँ से दे सकते थे। डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पे आप आके मैनेज कर सकते हो।
नेटवर्किंग में आ जाओ तो ये कौन से नेटवर्क पे है वो देखो, यहाँ से पता लगता है। इनबाउंड रूल्स कुछ भी नहीं है, आउटबाउंड रूल्स कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लगाया अभी आपने, जस्ट काइंड ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिखा रहा है, उसकी ये पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है। आप इस पे एक और लैन कार्ड ऐड करना चाहते हो, अटैच कर लो, समझ आ रही है? अटैच करूंगा तो एक और लैन कार्ड ऐड कर सकता हूं मैं, क्रिएट करके, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट काइंड ऑफ ओवरव्यू देख रहे हैं। डिस्क में आ जाओ तो डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ये देखो 31 GB, आप इसको बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो यार, इंक्रिप्शन कर सकते हो, डिस्क स्वैप कर सकते हो। साइज पे आ जाओ। स्वैप वाला मतलब क्या है? स्वैप क्या है? स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि मान लो इसका जो बूट डिस्क है, राइट, वो बूट डिस्क कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे पास एक दूसरी मशीन का बूट डिस्क है, उसका बूट डिस्क यहाँ पे लाके लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? स्वैप करने से लगेगा, अभी नहीं देखना है हमें, समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस ये पड़ा हुआ है, एक इंस्टेंस ये पड़ा हुआ है, इसका बूट डिस्क है, इसका बूट डिस्क है, या फिर आपके पास एक अलग से डिस्क है। अब ये डिस्क इस पे जो चल रही है वो काम नहीं कर रही, आप इसको स्वैप कर लो, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, स्वैपिंग हो गई, और क्या। साइज पे आ जाओ, आप रीसाइज कर सकते हो यहाँ से, कि अभी आपके उस पर 1 GB रैम है, आपने बोला ये वाला रीसाइजिंग कर दो, लो बस यहाँ पे रीसाइजिंग में क्लिक कर तो रीसाइजिंग कर देगा फटाक से। मतलब AWS पे रीसाइजिंग करने के लिए भी आपको बंद करना पड़ता था, रीसाइजिंग करते थे फिर चालू करते थे, यहाँ विद इन द क्लिक में हो जाता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट फेमस क्यों है? कस्टमर का ध्यान रखता है, कस्टमर से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहता, जस्ट करना। हर कोई कस्टमर का ध्यान रख रहा है, वैसे तो GCP भी ध्यान ही रख रहा है। तभी तो आप आगे चलोगे सर, हैं? कस्टमर से ही तो कंपनी चलती है। कस्टमर को कॉम्प्लेक्सिटी चीजें दोगे, वो आप कभी आपको पसंद नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी चीजें जब सीखने के लिए भी एक अच्छी चीज होती है, बस सीख लो, उसके बाद तो कस्टमर भी इजी चाहता है, समझ है ना? इजी चाहिए भाई। पहले हमें बहुत अच्छा लगता था कि मार्केट गए, चलो बन गया, ये रिसाइजिंग हो गया। तो अब जब मैं ओवरव्यू में जाऊंगा, एक बार रिफ्रेश करो, देखो समझ आ गई, 8 GB रैम हो गया इसका। सिक्योरिटी में आ जाओ, तो ये आपको इन्फॉर्म करता है कि एटलीस्ट आप ये सिक्योरिटी अपने इसमें बिल्ड करके रखिए, है ना? व्यू सेंटर करेंगे तो बताएगा, सारी चीज़ें बताता है कि भाई सिक्योरिटी अलर्ट्स ये सारी चीज़ें आप अपना लगा के रखिए। एक्सटेंशन में आ जाओ तो यहाँ पर एक्सटेंशन आपको दिखाएगा, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हो यहाँ से, है ना? ऐड कर लो, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ऐड करने, ये लो कौन से सॉफ्टवेयर डालने बताओ, यहाँ पर सैप कर दो, सैप डाल देगा, ठीक है, सारी चीजें। कंटिन्यू डिलीवरी, है ना? डेवऑप्स पाइपलाइन सेट कर सकते हैं इसके ऊपर आके, कंटिन्यू डिलीवरी इस मशीन के ऊपर, मान लो ये प्रोडक्शन है, कॉन्फ़िगर करो, ठीक है, पूरा का पूरा पाइपलाइन सेट हो जाएगा, यहाँ पे गिटअप उटअप सब आके लग जाएगा। कैसे करेंगे तो लगेगा ना, ऑप्शंस बता रहा हूँ अभी आपको, ये आपका एजोर डेवऑप्स का पार्ट है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि प्रोडक्शन के सर्वर्स हैं, ऑटो स्केलिंग में चल रहे हैं, आपने यहीं से पूरा डेवऑप्स की पाइपलाइन सेट कर दिया, वहां से आप कमिट करते हो, कंपाइलिंग बिल्डिंग होती है, यहाँ पे आगे डिप्लॉयमेंट हो जाता है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग देखो, यहाँ पर अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग कर सकते हो आप इंस्टेंस का, इसके और नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, कॉन्फ़िगर पे आ जाओ, ये होस्ट वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपग्रेड सिक्योरिटी सारी चीजें। आइडेंटिटी में आ जाओ, ये सिस्टम मैनेज आइडेंटिटी एनेबल एजोर रिसोर्स ग्रुप, ये ऑथेंटिकेशन के पार्ट हैं, वॉल्ट वगैरह लगा सकते हो, जैसे की वगैरह।
प्रॉपर्टीज में आ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज में दिखाता है। स्टेटस रनिंग है, होस्ट नेम ये आ रहा है, आईपी एड्रेस ये रहा, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा, वीएम जनरेशन V1 है, एजेंट स्टेटस रेडी है, एजेंट वर्जन ये है, ठीक है। ईफेमरल ओएस डिस्क नॉट एप्लीकेबल, नहीं मिला, टेम्परेरी आर्टिक्स इसमें नहीं है। उसके बाद रिसोर्स आईडी आ रहा है, लोकेशंस आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ जाओ, रिसोर्स ग्रुप आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आईडी आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कॉपी करके आपको किसी को मांगता है तो यहाँ से कॉपी करके दे दो। लॉक पे आ जाओ, आप लॉक लगा सकते हो, राइट। लॉक बोले तो मैंने यहाँ पे बोला माई, नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, रीड ऑनली लगा दिया। समझ आ रही क्या लगा दिया मैंने? रीड ऑनली। तो रीड ऑनली के लॉक्स लग गए, सिर्फ रीड कर सकते हो, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप। ये पूरे वर्चुअल मशीन में सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? पूरी एक सिंगल वर्चुअल मशीन के ऊपर बैठ के काम कर रहे हो, उसी वर्चुअल मशीन पे होगा, सब पे नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मैंने बता अभी इसके पास एडमिन प्रिविलेज है। क्या एडमिन प्रिविलेज है? हाँ, अगर यहाँ पे लॉक लग गया तो ये वर्चुअल मशीन भी मानो पाठक के लिए भी हो जाएगा। मतलब मगर मैं चेंज तो कर सकता हूँ यहाँ पे जाके ना। फिर फायदा क्या होगा? अगर मल्टीपल यूजर हैं तो उनके लिए करना होगा। नहीं नहीं नहीं, फायदा बहुत हुआ। कल को मेरे से ही कुछ गलती से डिलीट हो जाए तो रोक तो देगा? रुक जा भाई, कल को मैं ही जाकर इंस्टेंस को राइट क्लिक करके डिलीट करने लगा और डिलीट हो गया, मुझे करना नहीं था, गलती से हो गया, डिलीट ऑनली लगाओ तो रोक तो देगा आपको। लेकिन मशीन डिलीट करना ठीक है, तो कुछ ऑपरेशनल टास्क करने जाएंगे तो भी तो रोकेगा ही। रोकेगा ना, तो आपने लगाया इसीलिए ना कि मैं इंसान हूं, गलती तो मेरे से भी हो सकती है ना भाई, गलती तो मेरे से भी हो सकती है ना। मैं अगर फॉर एग्जांपल हम एक मल्टीपल यूजर लेवल ऑथेंटिकेशन, हाँ, एक यूजर के पास रीड ओनली प्रिविलेज है तो ये टैग रीड ओनली के लिए काम करे, जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला है उसके लिए ये काम ना करे, ऐसा कुछ नहीं सेट कर सकते? ये आपके कंसोल के लिए, वो जो आप बात करो वो IAM का पार्ट है, समझ आ रही है। यहां से आप डिलीट लगा दीजिए तो सब कुछ कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। बस चेंजेस जो भी करना है कर लो, डिलीट नहीं होगा आपसे। बस समझ आ गई? चैटर पढ़ा लिनक्स में? लिनक्स में चैटर पढ़ा है? भूल गया मैं, क्या था, कुछ था लिनक्स नहीं पढ़ा फिर तो? अरे चैटर चैटर नहीं आता मतलब लिनक्स नहीं पढ़ा? नहीं बताओ, मुझे याद आ रहा है। चैटर में क्या होता है कि आप जैसे रूट से लॉगिन करते हो, रूट को प्रिविलेज होता है ना, रूट कुछ भी कर सकता है। अब क्या गारंटी कि रूट से लॉगिन है तो बंदा गलती नहीं करेगा? गलती हो जाएगी ना, कोई फाइल डिलीट कर दिया तो हम क्या करते हैं, चैटर एक कॉन्सेप्ट है कि आप चैटर किसी फाइल पे लगा दो तो रूट भी डिलीट करने जाएगा, उसको भी रोक देता है। हाँ मैंने तो याद आ गया मुझे। तो हमेशा लिनक्स के सर्वर पे ना रूट को रोकने के लिए चैटर को यूज किया जाता है, क्योंकि भाई रूट अगर गलती करने जा रहा है तो उसको वार्न कर देगा कि चैटर लगा हुआ है, तो अलर्ट हो जाएगा भाई बंदा। क्या हो गया? आ जल्दी आओ, ठीक है। हाँ लॉक हो गया। एक्सपोर्ट टेम्पलेट, इधर देखो टेम्पलेट वगैरह, ये देखो ये पूरा जैसे में लिखा हुआ है, जो भी आप कंसोल से करें उसकी पूरी कोडिंग यहाँ पड़ी हुई है, हर एक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने किया है, जो भी किया है। तो आप अगर मैं इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लूँ ना, तो मुझे ना इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है, ठीक है। तो अगर मान लो भाई मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के 50 इंस्टेंस बनाने हैं, मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के 50 इंस्टेंस बनाने हैं, तो मैं कंसोल पे जाके 50 इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, इसी फाइल को उठा के इसी पे अपना चेंजेस कर लूँ और क्वांटिटी 50 लिख दूँ, डिप्लॉयमेंट कर दूँ, 50 इंस्टेंस बना कर दे देगा फटाक से, ठीक है। बेस्टन, आप इसको बेस्टन होस्ट बना सकते हो, पता है? आप इस मशीन को ऐसा वेस्टर्न होस्ट मतलब हाँ। वही रिमोट वाला होता है, क्या होता है? अभी कह रहे हैं दिस रीजन इज नॉट सपोर्टेड फॉर द वेस्टर्न होस्ट पब्लिक रिव्यू। वेस्टर्न होस्ट क्या होता है देखो, जैसे आप एजोर पे वीनेट आपने बनाया है ना, तो वीनेट के अंदर मान लो ये आपके VPC मतलब है। हाँ, ये आपके वेब हैं, ये आपके डेटाबेस हैं, ये आपके वेब सबनेट हो गए, ये आपके डेटाबेस हो गए। अब इस पे वेब और डेटाबेस बनेंगे, लेकिन बाहर से कोई बंदा SSH कैसे करेगा?
तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर बेस्टन सबनेट बनाया जिसको जंप, बेस्टन का मतलब जंप होता है, ठीक है। तो हमने ये वीएम है, इस वीएम को ऐसा हम वेस्टर्न होस्ट बना सकते हैं। तो जब ये वीएम वेस्टर्न होस्ट हो जाएगी तो जंप सर्वर की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। सर्वर मतलब अब यहाँ से यहाँ जाएगी। हाँ, मतलब बाहर से कोई ट्रैफिक आने वाली है तो पहले इधर आएगी, फिर यहाँ से वो अंदर चली जाएगी, अंदर, ठीक है। हाँ, आरडीपी आरडीपी अलग हो गया ना। आरडीपी तो आपका रिमोट के लिए हो गया, टर्मिनल इसमें अंदर से अंदर टर्मिनल सर्वर बेसिकली हो गया। हाँ, आरडीपी भी बोलते हैं कंपनी में। सर आरडीपी तो जैसे मैं दूसरा इंस्टेंस लूँ, अब मैं यहाँ से आपने एक पब्लिक आईपी दे दी मुझे, मैं अपने यहाँ से आरडीपी कर रहा हूँ, तो वेस्टर्न होस्ट थोड़ी हो गया मेरे लिए। मतलब नहीं, मैं किसी को भी अपनी आईपी देती तो वेस्टर्न होस्ट वो हुआ कि एक नेटवर्क के अंदर हम एक आप पता किस टर्म से बात कर रहे हो, आप ओपन सोर्स हो, और आरडीपी वर्ड जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बोला जाता है आरडीपी, जिसको आप वेस्टर्न होस्ट बोलते हो, वहाँ पे बंदे आरडीपी बोलते हैं भाई। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हो वेस्टर्न होस्ट लिनक्स की बात है, मतलब ओपन सोर्स की बात है, और आपका आरडीपी हो गया विंडोज की बात। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तो यहाँ पर क्या गलत बात हो गई? क्या गलत बात हो गई? बात तो यही हो रही कि वेस्टर्न होस्ट और आरडीपी बोलो एक ही बात है। अगर वेस्टर्न होस्ट क्या हर कोई दूसरे इंस्टेंस वेस्टर्न होस्ट थोड़ी हो जाएगा, सेम नेटवर्क में आना चाहिए ना। नहीं। क्यों? वेस्टर्न होस्ट किसको बोलते हो आप? इधर देखो। सर देखो मैं आपको एक मिनट, चलो आप बताओ पहले क्या बोलना चाहते हो। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 3 रीजन है, एपैक, ईयू, यूएस, ठीक है। एपैक में अपने इंस्टेंस है AWS के, ईयू में अपने, यूएस में अपने। अब हमें ना पहले हमें अपने जंप सर्वर पे जाना पड़ता है, उसके एपैक के, फिर वहां से हम अपने इंस्टेंस पे जाते हैं। हम डायरेक्ट इंस्टेंस पे लॉगिन नहीं करते कभी भी नहीं करते, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर किसी इंस्टेंस की पब्लिक आईपी है, मान लो मेरे यहाँ वेस्टर्न होस्ट नहीं है, और आपने पब्लिक आईपी मुझे दे दी अपनी, तो मैं आपके उसमें लॉगिन कर लूंगा, दैट इज नॉट अ वेस्टर्न होस्ट। वेस्टर्न होस्ट की मैं पहले अपने एक जंप सर्वर पे आऊंगा, वहां से लॉगिन करूंगा इस पे, क्योंकि यहाँ पे इसको मुझे परमिशन दे रखी है मैंने। जंप जो बोल रहे हो ठीक है, वो हो गया टर्मिनल सर्वर। आप एज अ आर्किटेक्ट कभी क्या होता है, अगर छोड़ो आप क्लाउड की बात छोड़ देते हैं, आपके पास ना खुद का अपना डाटा सेंटर है, मतलब समझिए प्रीमाइसेस में कुछ सर्वर है, आप नहीं चाहते हैं कोई एक्सटर्नल बंदा है, माने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्टनर ही डायरेक्ट आपके सर्वर को हिट करे, ठीक है, या आपकी सिक्योरिटी बोलती है, रिस्ट्रिक्ट करती है कि नहीं हम डायरेक्ट सर्वर एक्सेस हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। उस समय हम क्या करते हैं, बीच में एक टर्मिनल सर्वर डालते हैं। वो क्या करेगा, वो उस सर्वर से उनका कम्युनिकेशन बनेगा, चाहे VPN टर्मिनल बनाओ, इंटरनेट पे बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ। पहले वो बंदा उस सर्वर पे आएगा, उस सर्वर से अगर विंडोज सर्वर है तो आरटीपी लेगा, अगर लिनक्स सर्वर है तो SSH करके बाकी के बैकएंड सर्वर्स पे जाएगा। समझ लाइक जो आप जंप सर्वर बोल रहे हो वो अभी ऑन प्रीमाइसेस एक टर्म में वो होगा टर्मिनल सर्वर, जिसको टर्मिनल लाइसेंस जो बेसिकली लेते हैं लोग उसी पर्पस के लेते हैं। पहले टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल से फिर तुम बैकएंड पे जाओ तो या किसी रीजन को टच करो तो वहाँ पे जाके आप आरडीपी कर रहे हो ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मुझे आपने इंस्टेंस बनाया तो वेस्टर्न होस्ट तो के लिए तो वो टर्मिनल होना जरूरी है ना। तो आपने अगर टर्मिनल हो गया ना फिर। हाँ तो बट मैं आपको ये आप तो ये कह रहे हो ना कि आरडीपी इज इक्वल टू वेस्टर्न होस्ट, दैट इज नॉट द वेस्टर्न होस्ट। आरडीपी इज नॉट इक्वल ना। आपने कहा एक टर्मिनल इंस्टेंस बनाएंगे फिर करेंगे ना, अगर नहीं बनाते और हम सीधा आरडीपी लेते और तो हम उसको वेस्टर्न होस्ट कहते क्या? आरडीपी देखो माइक्रोसॉफ्ट में आरडीपी सर्वर बनाया जाता है जिसको हम रिमोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूँ आपको वेस्टर्न होस्ट एक्चुअल में क्या है। ये आपका डेटा सेंटर है, आपके डेटा सेंटर में यहाँ पे बतेरे सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बतेरे सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये डेटा सेंटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये इंटरनेट है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब मेरे सिस्टम में भी पब्लिक आईपी है, मैं ये वाली मशीन पे आना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे आऊँ मैं, मतलब ये पूरे नेटवर्क पे आना चाहता हूँ मैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पे एक सर्वर रखेगी, ठीक है। सर्वर के इस तरफ 2 लैन कार्ड लगाएगी, एक लैन कार्ड इधर रहेगा, एक लैन कार्ड इधर रहेगा। इस लैन कार्ड में इस नेटवर्क का एक आईपी डाल दिया जाएगा प्राइवेट, इस लैन कार्ड में एक पब्लिक आईपी डाल दिया जाएगा, ठीक है।
अब इसको बोला जाएगा अच्छा तुझे इस इन्वायरमेंट में आ रहा है, तू पहले यहाँ से तू आएगा, तो ये हो गया मेरा बेस्टन होस्ट सर्वर। अब आप इसको आरडीपी सर्वर बोलो, टर्मिनल सर्वर बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। अब मैं बेस्टन होस्ट इसको भी बना सकता था, इस पे 2 लाइन कार्ड लगा देता, ये बेस्टन होस्ट बन जाता मेरा, इस पे कर देता ये बेस्टन होस्ट, कोई भी बेस्टन होस्ट बन सकता है, समझ आ रही? तो बेस्टन होस्ट का मतलब ये है एक्चुअली। अब आप इस पे आरडीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करो, तो हम इसको आरडीपी सर्वर भी बोलते हैं कि भाई हमने बोला अच्छा तुझे हमारे डेटा सेंटर के इस प्राइवेट सर्वर पे जाना है, तू पहले आरडीपी सर्वर पे आ, ये आ रहा आरडीपी सर्वर की आईपी, तो आप इसको आरडीपी सर्वर भी बोल रहे हो, समझ आ गई? और हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? तो ये इसको आप बेस्टन होस्ट बोल लो, इसको आप जंप सर्वर बोल लो, सब एक बात है। अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ही खत्म होने वाला है, कुछ अलग आया है, नहीं चल रही कंपनी में कुछ आया है AWS की तरफ से, मैंने पढ़ा था उसमें, आपको दिखाऊंगा। वेस्टर्न हाउस की जगह कुछ और लाया है। फाइनेंशियल कंपनी है ना, वो क्या करती है, अब टनल पे खेलती है। टनल पे तो सभी खेलते हैं। नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या है देखो, पहले क्या था कि आप जंप सर्वर बनाओ या टर्मिनल सर्वर बनाओ, उसके वो सब इंटरनेट पे एक्सपोज होता था, ठीक है। इंटरनेट पे एक्सपोज है, इट मीन्स अगर आपके पास फायरवॉल है तो फायरवॉल पर अनएक्सपेक्टेड हीट्स आते थे। अनएक्सपेक्टेड हीट मतलब कि अभी आपने 443 के लिए अलाउ करा, 22 के लिए अलाउ किया, अगला बंदा 88 वीडियो हिट कर रहा है जो हैकर कुछ भी है, तब हमारे लॉग्स में ना फिजूल के थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं। अब उस थ्रेड पे इन्वेस्टिगेट करो, अरे भैया हमारा तो सब कुछ सेफ है, तो अननेसेसरी तब सब कुछ टर्न, जैसे आपका वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, सब ने बंद कर दिया टर्मिनल का कंसेप्ट। हाँ मैंने कह तो रहा हूँ, मैंने अब पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई यहाँ हाँ पोर्ट की भाई ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, किसी बंदे को इस सर्वर पे आना है, अच्छा इस आईपी के इस पोर्ट पे हिट करिए, वो अपने आप आ जाएगा, आपको यहाँ आके स्विच करने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट में। नहीं, वो डायरेक्ट अपनी मशीन से ही उसका आईपी हिट करेगा। वही मैं कह रहा हूँ, बेस्टन होस्ट जंप सर्वर में क्या होता था, बंदा कूद के यहाँ आता था फिर यहाँ जाता था, मतलब बिल्कुल। अब क्या है कि बंदा यहीं से बैठ के इसकी इस आईपी पे हिट करेगा, इस पोर्ट पे करेगा, उसकी मैपिंग हमने यहाँ पे बता रखी है, वो अपने आप सीधे यहाँ पहुंच जाता है। हम ऐसे ही करते हैं, जैसे हमारा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा AP, EU और ये US है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, SSH, EPAC, ठीक है, इसका मतलब इसका DNS है, इस पे करके इस पे आते थे, फिर इसका हमें टर्मिनल मिल जाए, अब यहाँ फिर आप जाते थे, फिर हम यहाँ पे आते थे कि मुझे ये वाले इंस्टेंस पे लॉगिन करना है, उसकी मेरे पास आईडी पड़ी है, यूजर आईडी पड़ी है, तो SSH करूंगा मैं इस वाले पे app01.instance, मतलब पहले मैं इस पे आया, ये वाला टर्मिनल है, फिर यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब वो अपने आप मैपिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अपनी मशीन से क्या करूँगा, अपने बिजनेस के टर्मिनल से मैं ऐसे करूँगा, SSH EPAC नहीं सॉरी SSH, पहले ये वाला इंस्टेंस दूंगा जिस इंस्टेंस पे जाना है मुझे, app01 डॉट इसकी जो भी है, क्योंकि वो DNS के थ्रू है, ठीक है, -J, ये ऑप्शन लगाऊंगा J जंप सर्वर के लिए, और ये मेरा जो ये वाला सर्वर था EPAC.wo, तो जैसे ही मैं करूंगा मैं सीधा इस पे आ जाऊंगा। हाँ तो आप इसके थ्रू गया हूँ ना। हाँ, तो वही तो बात हो रही है कि अब जंप सर्वर पे मैपिंग कर दी गई है। कंपनी में कोई सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई हुई है क्या, दैट इज कॉल्ड साइबर आर्क, मतलब आपके जो भी आपके एक्शंस है ना उसको नहीं, हमारा वेस्टर्न होस्ट ही है ये वाला, आपके लिए वेस्टर्न होस्ट है, उस वेस्टर्न होस्ट पे साइबर आर्क की एप्लीकेशंस पड़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके सारे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज साइबर आर्क। वो तो आपके साइबर आर्क उसका नाम है, एप्लीकेशन इज टोटली, अब वो जंप सर्वर पे डालो तो जहां डालना है डालो, अब सब कंपनी कर, हम लोग को भी पूछ किया जा रहा है कि आप डायरेक्ट सर्वर पे एक्सेस नहीं करोगे, आप जाओगे साइबर आर्क पे, इसी तरह का URL बनेगा, जो आप यूज कर रहे हो वो करो, उसके आगे इतने पैरामीटर्स आपको लगाने पड़ेंगे, वो थोड़ा स्लो होता है, तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको यूज करने में, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम इससे लॉगिन करते हैं ना, तो हमारी एक टीम बैठी हुई है, वो पूरा बता देती है कि कितने बंदे इस पे, ये इंस्टेंस आपका 15-20 मिनट से ऊपर है, वो है, और वो खुद ही एग्जिट हो जाता है। जैसे अगर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ ना दूसरे पे 30 मिनट, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज खुद ही हो रहा है ऑटोमेटिकली, उसमें स्क्रिप्ट लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल, वो बेसिकली उस एप्लीकेशन का नाम होता है साइबर आर्क, और हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, इसको स्लैक से हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो हमें पता लग जाता है कि ये इंस्टेंस 15 मिनट से अप है, वो खुद ही डाउन कर देता है और हमें नोटिफिकेशन दिख जाती है,
और फिर हमारे उसमें डिस्कशन होता है कि भाई ये 15 मिनट पे ये इंस्टेंस पे तुमने लॉगिन किया हुआ था, इसका ध्यान रखना के लिए सिर्फ लॉगिन का ही नहीं होता, उस पे आपने कितने टाइम कमांड फायर करे उसका वो सारे रिकॉर्ड सब कुछ होता है। आपने कोई गलत पोर्ट तो नहीं यूज कर लिया जो सिक्योरिटी पॉलिसी के अगेंस्ट है, गलत पोर्ट आएगा वहीं पे फेंक देगा बाहर वो। ये बेसिकली हुआ है इंफ्रा के बंदों को हाँ। एक तरह से अपने अंडर लाने के लिए, अपने अंडर लाने के लिए, बिल्कुल। देखो अब ऑटो शट डाउन है, आप ऑटो शट डाउन यहाँ पे कर सकते हो खुद से इनेबल, भाई इतने बज कितने मिनट में ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगी, है ना। यहीं पे मुझे वो टैग वाला चीज समझना है। टैग मतलब यहाँ पे टैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हम लोगों के इंस्टेंस में एज़्योर में है। पहले क्या हुआ करता था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना मल्टीपल, जैसे आपने बताया डेवऑप्स, जा रहे थे कि डेवऑप वाला वो यहाँ से नहीं होता, वो आपका ना जैसे वो क्या बोलते हैं लैम्डा होता है ना, एडब्ल्यूएस में लैम्डा बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्लाउड सेल बोलते हैं यहाँ पे। नहीं क्लाउड सेल नहीं है, मैं वो फोटो पड़ी है दिखाता हूं, दिखाना ये बेसिकली हम लोग यहाँ से नहीं है वो, मैं आपको अपने हमें वो हेल्प करा था, मैं बता रहा हूँ यहाँ से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ से होता है। सर्च करना लैम्डा का अल्टरनेट क्या नाम है, याद नहीं आ रहा यार, रुक जाओ यहाँ से देख लेते हैं। कोई ना आगे बताइए, फिर याद आएगा। नहीं क्लियर ही कर लेते हैं, कंप्यूटर में मिलेगा वो आपको, ये फंक्शन ऐप, ये फंक्शन ऐप है। फंक्शन ऐप में आके आप यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में आप डिफाइन करते हैं कि भाई जिस पे डेव का टैग लगा उसको स्टॉप कर देना, वो ये सर्विस है। टैग उसके लिए तो यही होने का मतलब, मैं जो फर्स्ट डे आपसे लास्ट क्लास में पूछ रहा था, हाँ। टैग का कोई स्टैंडर्ड होता है क्या, मैं बेसिकली उसी चीज को तो टैग का तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हो गया ना, अब टैग का स्टैंडर्ड तो कई काम में आ जाएगा, स्टॉप करने के भी आ जाएगा, स्टार्ट करने नहीं वो नहीं, मतलब टैग हम बनाते हैं तो टैग का स्टैंडर्ड करने का मतलब, तो मेरा कंसेप्ट बेसिकली ये था कि क्या हम कुछ ऐसा नाम डालना है जो एज़्योर को समझ में आए, नहीं आप ऐसा नाम डालिए जो आपको समझ में आता है ना। हम अपनी कंपनी का डेटा सेंटर लगाते हैं, ठीक है, केबल यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती है, हम अपने अंडरस्टैंड के हिसाब से टैग लगाते हैं ना कि अच्छा ये केबल पे ये टैग लगा दो। किसी भी सड़क पे चलो तो रूट मार्क जो रहता है वो उसकी मोहल्ले के हिसाब से लगाया जाता है कि अच्छा ये मोहल्ला ये तो नाम ये लिखो, कोई गवर्नमेंट नहीं पास करके देती है कि नहीं ये मोहल्ले का नाम है। तो आप टैग अपने लिए लगाते हो कि मेरे एज़्योर पे 5000 VM है जिसमें से 1000 डेवलपमेंट टीम की है, मैं ऐसा क्या टैग सेट कर दूं कि मेरे को आसान हो जाए, वो यूनिक हर के लिए रहे। हाँ हर के लिए यूनिक हो। तो टैग अगर आपने लगा दिया है तो टैग के बेस पे बहुत सारे एक्शन ले सकते हो, टैग के बेस पे आप स्टॉप का एक्शन ले सकते हो, रीस्टार्ट का, टैग के बेस पे बिलिंग निकाल सकते हो, टैग के बेस पे वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। चलो ठीक है, तो आज हमारी जो सर्विस है इसका नाम क्या है, ओवरव्यू नहीं, कंप्यूट सर्विस है ये, कंप्यूट सर्विस अभी तो VM बनाना देख रहे हैं। अच्छा नहीं, जैसे हमारा EC2 होता है, हाँ। EC2 ही तो है हमारा AWS का, ये जो हम कर रहे हैं, हाँ है ना। हाँ। EC2 सर्विस जो हमारी कंप्यूट के अंदर आती थी ना, हाँ। यही तो होती थी। हाँ। तो ये हमारी सर्विस किसके अंदर आती है? कोई सर्विस नहीं है, एक आप एज़्योर के ऊपर VM बनाना देख रहे हैं तो उसके फंक्शंस पढ़ रहे हो बस। वहाँ पे हम लोग EC2 बोलते हैं तो EC2 इक्वल टू हो गया कि वर्चुअल मशीन, अगर EC2 में गए वहाँ से वर्चुअल मशीन। मैं आपकी बात समझ गया, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा जो कंप्यूट होता है ना उसके अंदर EC2 भी आता है, EBS, ये तो ब्लॉक स्टोरेज। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ वो पर, चीज़- ऐसा यहाँ वो पर चीज़ कुछ है। नहीं मिलेगा आपको, नहीं है। ऐसा डिफाइन नहीं, इसीलिए काफी टर्मिनोलॉजी ना बहुत चेंजेस हैं, बहुत दिक्कत आती है जब आप क्योंकि AWS बंदा ना वो उस माइंडसेट नहीं। से आता है, वो कहता है हाँ नहीं, यहाँ पर माइंडसेट को AWS की माइंडसेट को साइड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे नेम सब कुछ different है। कैटेगरीज, वहाँ पे Amazon मतलब AWS किस कैटेगरी के अंदर कौन सी सर्विस है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो सकता है कि हमको फ्रंट में दिख जाए वो सारी सर्विस, हाँ। वहीं से सिलेक्ट वो कर जैसे हाँ ऑब्जेक्ट स्टोरेज हाँ। S3 आएगा, EBS आ जाएगा, ब्लॉक में आ जाएगा, डाटा स्टोर के लिए अलग जाना हाँ। पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, सामने ही पड़ा हुआ है, देखो उसी कंसोल। आप AWS पे एक इंस्टेंस बनाइए, वहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे आपको, नहीं आते। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑटो शट डाउन हो गया, बैकअप। अब मान लो मुझे इसका बैकअप रखना है तो मैं यहाँ से बैकअप सेटअप कर दूँ भाई, यहाँ से भाई इसका बैकअप रखना, यहीं से बैकअप होता रहेगा इसका सारी चीज़ें। बैकअप बाय डिफॉल्ट ही होता है इसमें? नहीं, आपको लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो बैकअप नहीं होगा, विद इन द जोन होगा बस, विदिन द जो हाँ। मतलब होगा ना, विद इन द जोन होगा। वो भी कब होगा, जब उनकी तरफ से कुछ डिजास्टर होता है, आप डिलीट करोगे तो नहीं मिलेगा। मतलब इस बैकअप इसका चार्ज करते हो हमें किसका? विद इन द जोन जो है फ्री है,
वो इंस्टेंस के कॉस्ट पे। आपने अभी बोला कि हाँ। विदिन द जोन होता है, हाँ। लेकिन अगर हम डिलीट कर देंगे तो वो हमें रिस्टोर नहीं करके नहीं देगा। तो इसका ये मतलब है ना कि हम जब तक बैकअप की सर्विस नहीं लेंगे, हाँ, तब तक वो हमें सर्विस नहीं देंगे। नहीं देगा। इसका लिए वो चार्ज करते हैं। बिल्कुल करेंगे चार्ज, अगर आप लेंगे बैकअप की सर्विस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, बैकअप वगैरह भी। डिजास्टर रिकवरी, अब देखो बैकअप और डिजास्टर रिकवरी, अभी बैकअप का टॉपिक पढ़ेंगे आगे हम, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक है ये। बैकअप आप जब करोगे तो बैकअप उसी रीजन में हो रहा होगा, अगर वो रीजन खत्म तो बैकअप भी खत्म। तो डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है कि बैकअप जो होता है वो दूसरे रीजन में होता है, तो अगर वो रीजन में नेचुरल डिजास्टर आता है, अब देखो बता भी रहा है, तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे ये सही है ना, जो AWS में आपको नहीं बताता, साफ साफ बता रहा है। और एक खास बात देखो यहाँ पर क्या किया, रीजन तो इसके बाद 54 से भी ऊपर है, लेकिन कह रहा है कि आपका जो मशीन है वो सेंट्रल यूएस में, तो सेंट्रल यूएस का DR यहीं कहीं बना लीजिए, ऐसा नहीं कि सिंगापुर में ले जाके रख दें, कोई फायदा भी नहीं है सर। स्लोनेस काइंड ऑफ थिंग। हाँ, आप अपना DR, अगर मैं इंडिया पे डेटा सेंटर लगाऊं उसका DR यूके बनाऊं, क्या फायदा है, सिंगापुर बनाइए, थोड़ा फायदा भी रहेगा। तो जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पर तो रीजन करने का मतलब हम कंट्री लेवल पे रीजन की बात, कंट्री लेवल पे रीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने अगर चेंज किया, मैंने यहाँ पर ये किया, तो अब देखो यहाँ पे रखने लग गया उसने, ये था, यहाँ से यहाँ पे बैकअप रखेगा, DR बना के दे देगा सेंट्रल कनाडा, तो अब कनाडा बना कर देगा, साफ बता रहा है स्क्रीन में। बस यहाँ पे नेक्स्ट करके स्टार्ट कर दीजिए, इसका रेप्लिकेशन चलता रहेगा, लाइव रेप्लिकेशन। कभी आपको इस रीजन में कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है, वहाँ से रिकवर कर लीजिए। मतलब एक रीजन में तो मल्टीपल डेटा सेंटर होते हैं, हाँ, तो हमें रीजन ही चेंज करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। DR का मतलब क्या होता Region होता है, है लोकेशन ही चेंज करोगे तब तो DR का फायदा मिलेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑन प्रीमिसेस है, तो मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मेरा एक दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, तो ये हमारे लिए DR सर्वर हो गया। DR हो गया, लेकिन अगर पूरा इंडिया में कुछ गड़बड़ी आ गई, तब इंडिया ही खत्म हो गया, तो फिर खत्म हो गया ना आपका। एटलीस्ट कंट्री चेंज करिए, DR तभी फायदा है DR का। अगर आप DR पास में बना रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है DR का, कल को कुछ लड़ाई हो गई, इंडिया खत्म, आपको वो भी खत्म। एटलीस्ट DR सिंगापुर में तो इंडिया खत्म, तो सिंगापुर तो बचा हुआ है। अपडेट मैनेजमेंट, ठीक है, VMs के ऊपर कुछ अपडेट मैनेजमेंट कर सकते हो कि भाई ये वाले रीजन से ये यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये वो वाला मुझे लगा कोई फॉर एग्जांपल अगर हम OS यूज कर रहे हैं उस पे कोई पैचिंग काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। इन्वेंटरी में कुछ हमारे काम का होता है। इन्वेंट्री बेसिकली इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखती है, इनेबल टू VMs, ये सारी चीज़ें इनेबल करते हो, कुछ इन्वेंट्री बना कर देगा क्या क्या कर रहे हो, कैसा क्या, तो सारी चीज़ें रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, चेंज ट्रैकिंग में आ जाओ, जो भी चेंजेस करते हो उसको ट्रैक करके आपको बता दिया करेगा यही चेंजेस हो चुके हैं। ऊपर कुछ था एक्टिविटी लॉग, वैसा ही होता है क्या? किस पे? सबसे ऊपर देखिएगा तो एक्टिविटी लॉग करके आता है। हाँ, एक्टिविटीज लॉग में क्या एक्टिविटीज कर रहे हो उसके लॉग्स देता है। तो फिर इसमें क्या? इसमें भी चेंज ट्रैकिंग में आपको दिखाता है कि जो भी चेंजेस करते हो उसको ट्रैक करता रहता है ना, और इन्फॉर्म भी कर देगा कि अच्छा ये चेंजेस हो रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में डिजर्व स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये वही चीज़ है, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट डिमांड डाल दीजिए, चेंज कर देगा। पॉलिसी में आप पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं, अपनी कस्टम पॉलिसीज असाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। रन कमांड, ठीक है, ये सारी चीज़। और ये मॉनिटरिंग का पार्ट्स है, और ये रिसोर्स का पार्ट है, जैसे रिसोर्स हेल्थ डायग्नोस वगैरह। कल को कुछ सपोर्ट चाहिए तो लो न्यू सपोर्ट आप कर सकते हो, कुछ भी VM से रिगार्डिंग सपोर्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से सपोर्ट्स ले सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट्स, अकाउंट सर्विस लिमिट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये जस्ट हमारा जो टॉपिक था, एक VM बना रहा था लिनक्स का, उसकी एक ओवरव्यू देख रहे थे, ठीक है। अब देखो, अगर आपने इस VM को, मान लो आपने इस VM को एक्सेस कर रखा है, मान लो ये VM मैंने यहाँ से इसको एक्सेस कर रखा है, सॉरी,
ठीक है। मैं यहाँ पर इसको क्या किया, पावर ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है देखो बैकग्राउंड में, ये मान लो AWS है, ये मान लो एजोर है, और ये एजोर है, ठीक है। ये AWS का हाइपरवाइजर है, ये एजोर का हाइपरवाइजर है। आप देखो, आपने एक VM बनाया, ये VM है आपकी, ये VM अगर आपने AWS पे लॉन्च की तो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आप इस VM को स्टॉप करिए, VM के अंदर जाके स्टॉप करिए या कंसोल से स्टॉप करिए, जैसे स्टॉप होता है हाइपरवाइजर छोड़ देता है, तो इसका पैसा नहीं लगता। एजोर में क्या होता है, ये VM आपकी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको कंसोल से स्टॉप किया, सॉरी अंदर जाके स्टॉप किया, VM स्टॉप तो हो गई, लेकिन VM भी अभी हाइपरवाइजर पे वहीं बैठी हुई है, ठीक है। तो स्टॉप करने के बाद भी इसका पैसा लग रहा है। अगर आप एजोर के कंसोल से आके स्टॉप करते हो तब वो हटती है। तो इसका फायदा भी है, इसका घाटा भी है, इसका फायदा भी है, इसका घाटा भी है। AWS में क्या फायदा है, AWS में फायदा ये है कि प्राइस नहीं लग रहा अगर आपने अंदर से स्टॉप किया तो। लेकिन सुन लो पहली बात को, पहले AWS में आपने उसको स्टॉप किया, उसका पैसा नहीं लग रहा, लेकिन आप दोबारा स्टार्ट करोगे, हो सकता है क्यू में खड़ा होना पड़ जाए। एजोर में क्या, आपने इसको स्टॉप किया तो VM स्टॉप तो हो गई, लेकिन हाइपरवाइजर उसने एक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो पैसा तो हाइपरवाइजर का ले ही रहा होगा, समझ में आ रही। लेकिन फायदा क्या हुआ कि कभी क्यू स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो मोटा मोटी ये कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि ये इंस्टेंस को मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो अंदर से स्टॉप मत करिए। अंदर से स्टॉप करेंगे तो एक्चुअल में वो स्टॉप तो हुआ है, OS स्टॉप हुआ है, बट हाइपरवाइजर को एक्यूपाई करके बैठा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में प्राइस ना लगे तो कंसोल से आके उसको स्टॉप करिए। तो जब आप कंसोल से आके स्टॉप करेंगे तो स्टॉप विथ डी एलोकेटेड लिख के आएगा। जैसे अभी यहां पर देखो क्या आ रहा होगा, आपने स्टॉप किया है, ओवरव्यू में जाओ, स्टॉपेड लिख के आ रहा है। तो स्टॉपेड के केस में क्या है कि ये स्टॉप तो हो चुका है, बट यहां पे हाइपरवाइजर एक्यूपाई कर रखा है, मतलब प्राइसिंग तो लग रही होगी कहीं ना कहीं, समझ आ रही है। तो कई बंदे कंपनी में जाके क्या करते हैं, उसको अंदर से स्टॉप करके छोड़ देते हैं, जैसे AWS में करके छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि वो तो स्टॉप हो चुका है, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन पैसा भी लग रहा है इसका। इसमें अंदर से स्टॉप में पैसा लग रहा है, बाहर से स्टॉप में पैसा लग रहा है एजोर में। बात अब समझे ही नहीं, क्या बोल गया मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे, मैं ये बोला अगर आपने OS के अंदर से स्टॉप किया तो OS बस स्टॉप हुआ, हाइपरवाइजर को उसने एक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो पैसा तो लगना ही है, पैसा तो लगना ही है ना। फिर आप AWS में अगर अंदर से स्टॉप करते थे तो OS भी स्टॉप करता था, हाइपरवाइजर को भी छोड़ के वापस आ जाता था, तो नहीं लग रहा था पैसा। यहां पे आप जब इसको कंसोल से स्टॉप करोगे तो फिर हाइपरवाइजर भी छोड़ेगा। यहां पर ये चीज नहीं पकड़ के बैठना है कि वहां से किया तो पैसा लग रहा है, वहां से किया, आपको सिस्टम समझना है कि वो अंदर से किया तो क्या होता है, कंसोल से करते हो तो क्या होता है, ये समझना है आपको। समझ में आ गई सर मेरी बात यहां पर। तो अब देखो यहां पर क्या किया मैंने अंदर से जब उसको स्टॉप मारा तो स्टॉपेड लिख के आ रहा है, तो OS स्टॉप हो चुका है, बट हाइपरवाइजर पे वो बैठा हुआ है अभी, तो प्राइस लग रहा होगा। तो यहां से स्टॉप करिए सर, कंसोल से। तो जब आप कंसोल से स्टॉप करते हैं तो यहां स्टॉपेड विथ डी एलोकेटेड लिख के आएगा। तो जब भी यहां पे स्टॉपेड विथ डी एलोकेटेड लिख के आए तब समझना कि अब पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस केस में क्या करता है, हाइपरवाइजर को भी वो छोड़ देता है, बात खत्म। ये समझ के चलना है, समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ पर। तो ये कभी अपने दिमाग में नहीं रखना कि अंदर से किया तो पैसा लगेगा, बाहर से किया तो पैसा नहीं लगेगा। आपको मीनिंग समझना है कि अंदर से करने से क्या होता है, बाहर से करने से क्या होगा। क्या सर? हाँ रिफ्रेश कर, हो रहा है।
से स्टॉप करेंगे तो किसका पैसा लगता है? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है कि बंदा AWS पढ़ के गया और कंपनी में Azure पे बैठ गया काम करने, अंदर से स्टॉप करके 50 मशीन छोड़ दिया। एक हफ्ते से यही कर रहा था, 50 मशीन रात में अंदर से ही स्टॉप मार देता था। महीने में बिलिंग आई, सबका बिल आ रहा है। मैनेजमेंट पूछा क्या भाई बिल कैसे आ गया, मैं तो स्टॉप कर रहा था। आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप अंदर से करने से क्या होता है, और आप बिलिंग बचाना चाहते थे, कॉस्ट बचाना चाहते थे, तो आपको कहाँ से करना था। सही बात है। क्यू में कितने टाइम तक खड़ा होना पड़ेगा अगर नेक्स्ट टाइम स्टॉप करना वो है? तो जब तक depend जगह नहीं करता है, मिलेगी। जैसे AWS में जब तक जगह नहीं मिलेगी। आप मेट्रो में जाते हैं कब तक खड़े होने पड़ते हैं, जब तक कोई उठ नहीं जाता। अब कब उठेगा कुछ नहीं पता। तभी तो रिजर्व इंस्टेंस लिया जाता है, राइट। क्योंकि मैं ना खड़ा होना पड़े। तो 1 साल 3 साल ऐसा क्या होता है रिजर्व लेने का? मैक्सिमम 3 साल। क्या करें, करना ही पड़ेगा। हेलो। They are not AWS, but they are देखो सर, अभी डी एलोकेटिंग आ रहा है। एजर का कोर्स बड़ा है नहीं, AWS के जितना। फंक्शन तो इसमें बहुत है। रिसोर्स मार्केट प्लेस का मतलब? रिसोर्स मार्केट प्लेस मतलब कोई चीज़ें एजोर नहीं देता तो मार्केट प्लेस से आपको मिल जाती है। नहीं, अभी यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है मार्केट प्लेस। तो ये कह रहा है एजोर के मार्केट प्लेस से भी उठा रहा है ये। जितनी भी चीज़ें उठाते हो ना आप, वो मार्केट प्लेस में ही पड़ी होती हैं। एजोर का खुद का मार्केट प्लेस है अपना, थर्ड पार्टी भी मार्केट प्लेस है। जितनी भी VMs आप लेते हैं वो एजोर के मार्केट, जितनी भी अभी रिसोर्सेस लेते हैं वो एजोर के मार्केट प्लेस से आती है। तो एजोर अपने मार्केट प्लेस से जो देता है वो फ्री होता है प्रकार से, फ्री टियर पे। क्या हो गया सर, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कहाँ बिजी हो गए? कुछ पाइपलाइन में है अभी।
हाँ पाइपलाइन बहुत कुछ है इसके अंदर। ये तो है। आईटी तो पाइपलाइन पे चलती है। अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें। इसके बाद मुझे लैम्डा करना है, हमारे यहाँ लैम्डा भी बहुत यूज़ हो रहा है, ढंग से करना है लैम्डा और पाइथन का आजकल जितना डेडली कॉम्पिटिशन चल रहा है, किसी चीज़ का नहीं चल रहा। संन्यास लेने में फायदा है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, चीज़ें आती जा रही हैं। जैसे एक टाइम पे लिनक्स का चला था ना, बहुत टाइम तक लिनक्स चला, कुछ नहीं चल रहा था। एक VM बनानी, एक बंदे को VMware आ गया, थोड़ा सा लिनक्स आ गया, बस 10-15 साल की नौकरी हो गई, नहीं हो गई। ये भी करो वो भी करो। अभी वैसा कुछ आगे है डेवऑप्स की, ये सब छोड़, क्या सिर्फ डेवऑप्स कीजिए, बाकी सब छोड़। सर डेवऑप्स ही तो है, ये सब डेवऑप्स। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी सब लिनक्स की बात कर रहे सर। डेवऑप्स में तो सब कुछ ही आ जाता है ना, बचा ही क्या। डेवऑप्स में भी तो पार्टिकुलर सब कुछ एक बंदे को आना जरूरी नहीं है ना, अलग अलग अगर स्किल्स डेवऑप्स के अंदर नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, बट एक्चुअली जब आप ऊपर पहुंच जाते हो ना, अच्छी कंपनीज में, बहुत अच्छे उसमें आते हो, तो वो टॉप की 3-4 चीज़ें मांगते हैं जिसमें सब कुछ कवर होता है। मैंने खुद देखा है क्या मांग रहे हैं। देखो टेराफॉर्म लिख देते हैं, टेराफॉर्म के लिए आपको समझ तो होनी चाहिए AWS एज़्योर इन सब की, ISC पता ही नहीं वो कहाँ से आया ऐसे, ठीक है। टेराफॉर्म लिख देंगे, कुबरनेटिस लिख देंगे। कुबरनेटिस लिख दिया तो इसका मतलब आपको लिनक्स छोड़ो, डॉकर छोड़ो, ये तो आना ही चाहिए, डिपेंडेंसी है, ठीक है। पाइपलाइन लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे कि जेंकिंस आना चाहिए, गेट आना चाहिए, सिर्फ पाइपलाइन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखा आपका ISC, वो टेराफॉर्म लिखा, पाइपलाइन लिखा और आपका कुबरनेटिस लिखा। इन तीनों में क्या क्या कवर हो गया। एक्सपर्ट चाहिए इसमें, पाइपलाइन एक्सपर्ट। अब पाइपलाइन एक्सपर्ट में तुम ये बोलोगे कि मुझे जेंकिंस आता है, तो कहेंगे अरे भाई तो तेरे को आना ही चाहिए, पाइपलाइन बना पूरी यहाँ बैठ के। तो अगर जेंकिंस सही से किसी को आ गया ना, पाइपलाइन अकेले वो कवर कर सकता है। सर आप नहीं समझ रहे हो। बेसिकली एक चीज होता है एक्सपर्ट बनना किसी एक चीज में, एक होता है कि थोड़ा अगर मुझे बोलोगे तो मैं कभी करता हूँ, लेकिन एक्सपर्टीज की बात करोगे तो मेरे पास कुछ में भी नहीं है ना। डेवलप में मैं अभी भी 2 से 2.5 पेज का एक बार तो बैठूँ सेल स्क्रिप्ट लिख जाता हूँ, लेकिन सही मतलब थोड़ी है कि मैं सेल स्क्रिप्ट का एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट का मतलब हुआ कि सारे सिंटेक्स, सारा पैटर्न, मतलब एक एक लाइन कहीं ना कहीं डिफाइन करो। एक हमारा यूरोप में है कलीग, वो लिखता है सेल स्क्रिप्ट, मतलब जब उसको आप डिबग करोगे ना, एक एक लाइन क्या कर रहा है लॉग में प्रिंट करता चाहता है। हम लोग लिखते हैं तो उसके स्टार्ट क्या हुआ, लास्ट क्या हुआ, चलता तो दोनों है। वही डिफरेंस। एक एक्सपर्टीज होता है, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता है। अगर जो जेंकिंग एक्सपर्ट बंदा होगा, एक पाइपलाइन के लिए भी जेंकिंग्स में सारी सेटिंग्स करनी है, गिट की भी सेटिंग्स वहीं आगे करनी है, और गिटहब का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अलग। अब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का बहुत अच्छी कंपनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का डेफिनेशन निकाल लेगी। बिल्कुल। किसी एक को पकड़ लिया टेक्नोलॉजी, अब एज्योर बोल दिया तो एज्योर ऐसा थोड़ी है कि एज्योर में सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाओगे। जितने चीज लिखी हुई उस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उस पर एक्सपर्टीज होनी। चलो तो ये देखो सर, स्टॉप पे डाल के लिख के, तो जब तक ये कंडीशन ना आए तब तक आप समझना पैसा लग रहा होगा, ठीक है। डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दो। देखो डिलीट में आपसे पूछेगा, ठीक है, आपने लिख दिया यस, डिलीट हो जाएगा। चलो अब एक विंडोज़ का बना के देख लेते हैं एक बार, फिर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सिर्फ फाइल ले लिया, इस बार विंडोज़ हो जाएगा। VM विंडोज सर्वर R2, यूज़र नेम एजोर। सर जो कह रहे हैं ना, ये आपका नाम क्या है सर? जी हाँ, बहुत बढ़िया बात बोला है कि कई कंपनियों में ऐसा होता है, पता है आपको, एनसेबल के डेडिकेट बंदे मिलेंगे, वो चीता है एनसेबल में, उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारा पाइपलाइन चल रहा नहीं चल रहा, आप हमें एनसेबल की चीज़ें बताइए, हम वो करके दे देंगे। बड़ी कंपनी ज़्यादातर ऐसा काम करती है। हम लोग भी किसी तरह के बंदे हायर करते हैं। जैसे हम लोग की जब हायरिंग हुई थी और सब कुछ करते रहो। छोटी कंपनियां बहुत सारी चीज़ें मांगती हैं, बड़ी कंपनियां नहीं। AWS का चीता बंदा ले लो,
दूसरा काम आप तभी कर पाओगे ना जब आपके पास एक्सपर्टीज होगी। आप बोलोगे अच्छा गूगल से कुछ ट्रबल शूट कर लेंगे, कंपनी कहेगी ठीक है तो बात छोड़ दो। क्योंकि बड़ी कंपनी में इतना बड़ा एनवायरनमेंट होता है ना कि एक आदमी से भी आप 10 काम नहीं करवा पाओगे, एक आदमी अपने काम से फ्री नहीं हो पाता। यही जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की सैलरी होती है ना अच्छी खासे मुंह महंगी मिलती है। चलो तो अब देखो यहाँ पे विंडोज अगर आप लेते हो तो कह रहा लाइसेंस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको देखो 49% छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बाकी वही सारी चीज़ें आ रही हैं, हम अभी सिक्योरिटी ग्रुप नन करके चल रहे हैं। तो कुछ है नहीं जो आपने लास्ट में बताया। हाँ बस देख लेना एक बार बस आपको। बड़े बड़ी कंपनी में तो ऐसे ही होता है कि भाई टेराफॉर्म की टीम वो बैठी हुई है, जेनकिंस की टीम वो बैठी हुई है, एनसेबल की टीम वो बैठी हुई है, और तुम इस तरह क्लाउड की टीम ये बैठी हुई है। बात ठीक कह रहे हो आप वो भी, पर एक कई जगह जैसे हमारे यहाँ पे है काफी चीजें मांग भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि कॉस्ट जैसे वो कहते हैं, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई पैसे दे रहे हैं इतने, ये तो आना ही चाहिए, वो भी एक अलग लेवल है। वो तो फिर मैनेजर पे डिपेंड करता है ना, वैकेंसी तो एचआर थोड़ी निकालती है। जैसे देखो आप जैसे बड़ी कंपनी में सर्च करोगे ना, जैसे बड़ी कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हो गई, एक्सेंचर हो गई। एक्सेंचर तो चलो ठीक है मांग भी देते हैं, सर्विस बेस में तो सर सर्विस बेस्ड कंपनी हर चीज मांगेगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड बंदे मांगेगी। मैंने तो आपको सही बताऊं तो मेरे साथ के बहुत लोग हैं टीसीएस में भी, एसेंशियल विप्रो में, जितने भी सर्विस बेस के बंदे हैं ना, वो तो ज़्यादातर उनको ये सब चीज़ें वो ध्यान नहीं देखते, उनको अपना प्रोडक्ट से मतलब है, काम रोज का एक काम तरह का काम करते रहते हैं। प्रोडक्ट में बंदा फिर भी थोड़ा सीखने की लालसा रखता है। बिल्कुल। जो ऐसे बंदे रहते हैं ना, वो एक ही काम करते रहते हैं, और वो पता है लिनक्स क्यों सीखते हैं, कि सिर्फ उनका काम प्रोजेक्ट की वजह से चल जाए। दैट लर्निंग इज नॉट दैट ऑब्जेक्टिव सो मच। मैंने बहुत देखे। पहले हमारे यहाँ एक चीज़ था, हम लोग रिक्वायरमेंट हम ही लोग डालते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट अगर हम लोग डाल रहे हैं वो ऐसी चीज़ के लिए डालो जो हमें नहीं आता है, डाल दो सब, लिख दो। हाँ ये भी करते हैं बंदे, जो हमें नहीं आता वो डाल देते हैं, डाल दो सिर्फ। लेकिन अब जब एक्सपर्टीज हो रहा है बंदों में, तो अब ये समझ रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट चाहिए। अब ट्रबल शूट करने में अगर आप किसी को ले आओगे छोटे नॉलेज वाले बंदों को, एक बंदा कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता हर टेक्नोलॉजी में, वो कोई गॉड गिफ्टेड माइंड वाला ही बंदा हो सकता है। ठीक है, तो जब एक्सपर्ट बंदे आप लेके आ रहे हो तो वो बंदा वही करेगा। फिर ट्रबल शूटिंग के लिए आपको इधर उधर भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नन टेक्नोलॉजी वाले, नन एक्सपर्ट वाले बंदे लाओगे तो बस वही है, दे दो आराम से, खोजते रहेंगे, करते रहेंगे, टाइम टेकिंग भी है। करता हर आदमी काम है, कछुआ और वो खरगोश वाली बात है। अब जैसे प्री सेल की जॉब होती है, प्री सेल वाले को कुछ नहीं आता टेक्निकल, लेकिन बोलना इतना अच्छा, हर टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा बोल लेता है, प्रोजेक्ट लाके पटक देता है। डेवलपमेंट इसीलिए तो डेवलपमेंट में बंदे आगे निकलते हैं, क्योंकि वो सब अपने टेक्नोलॉजी फोकस करते हैं। अपने टेक्नोलॉजी कितने बंदे को आप देखते हो जो जावा में डेवलप कर रहा है, इस कंपनी में जावा में डेवलप कर रहा है, अगली कंपनी में पीएचपी में डेवलप कर रहा है, ऐसा करता है क्या? जावा है तो जावा पे ही जाता है, पीएचपी तो पीएचपी पे ही जाता है। अच्छा, मोटे मोटे पैसे में जाता है। रीजन है कि भाई वो है अपनी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। हमारे ऑपरेशंस फील्ड में यही चीज नहीं है, बंदा खुद अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर पाता। आज कंपनी में लिनक्स चल रहा है, चलो लिनक्स, अरे अब तो एज्योर आ गया, चलो लिनक्स, अब एज्योर पे चलो, एज्योर पे कोई तीसरा आ गया, चलो दोनों को छोड़ो, उस पे चलते हैं। बहुत एक्सपर्टीज किसी पे नहीं, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज देखो, बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी सक्सेस होने का राज क्या है, उसने एक ही वर्ड बोला, मैंने बहुत कम चीजों में फोकस किया। समझ जाओ आप यहीं। अभी एक 15-20 दिन पहले की बात है, एप्पल का को फाउंडर, उसने बात बोली इंडिया को लेकर, तो ट्विटर में पूरा वॉर छिड़ गया। उसने क्या बोला कि अनस्किल्ड है। नहीं, उसने ये बोला कि इंडिया के लोगों के सक्सेस का जो मायना है वो एकदम अलग है। उसने बोला इंडिया में लोग सक्सेस क्या समझते हैं पता है, कि एक अच्छे से पढ़ाई कर लें, एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, एक आध मर्सिडीज BMW खरीद लें
ये सक्सेस मान इंडिया में। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई इनोवेट नहीं होता इंडिया के अंदर, कोई भी बंदा। इवन उसने ये भी बोला थोड़ा एक कदम और आगे चल के, इंडिया की जो टॉप आईटी बेस्ड कंपनी है इन्फोसिस, वो भी कोई इनोवेट नहीं करती, वो भी एक सीमा में आके रुक जाते हैं। और सही बात बोली। तो लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने जो इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो लोगों ने फिर ट्विटर पे उसको आंसर दिया। ये महिंद्रा ने बोला कि कोई बात नहीं, आप अगली बार आइए, आपको सुर बदले हुए मिलेंगे। लेकिन उसने क्या गलत बात बोली है? इंडिया में पूरी स्कूल और पूरे कॉलेज में सिर्फ काम करना सिखाया जाता है, लीडरशिप कभी नहीं पढ़ाई जाती। काम करना नहीं, एग्जाम पास करना सिखाया। हाँ, मतलब काम कैसे करना किसी के कंपनी में जाके, ये सिखाया जाता है। वो भी नहीं सिखाते सर। एग्जाम पास तो आपने सही बोला। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है? ये किताब है, इसको पढ़िए और जब एग्जाम होगा तो उल्टी करके आ जाइएगा। पहले बिहार बोर्ड को माना जाता था इतना टफ बोर्ड, सीबीएसई उस समय बच्चा होता था। अब बिहार बोर्ड को नीतीश कुमार बना दी, बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल कर देते हैं, बच्चा बहुत फेल हो रहा है। वो बच्चा निकल के क्या करेगा? झाड़ू ही मारेगा। कभी भी इंडिया में कोई भी स्कूल में चले जाओ, आपको कभी लीडरशिप नहीं बताएगा, आपको कभी ये चीज़ नहीं बताएगा आपके अंदर वीकनेस क्या और स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप बच्चे को ये बता दो ना कि भाई तेरे अंदर ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, तो इस पे काम कर, बंदा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये कभी बताया नहीं जाता। हमेशा क्या, ये पेपर में आ गया, कुंजी पकड़ लो, ये गाइड पकड़ लो, ये पेपर में आ गया, टीचर ने ये पढ़ा दिया, ये आंसर लिख के आना आपको। बंदा उसको याद कर लिया, जिस दिन एग्जाम था उल्टी कर दिया, उल्टी अच्छे से किया तो पास हो गया, 99% लेके आ गया। तो है, क्या कर सकते हैं। और यही कॉलेज में चलता। मूवी में तो ठीक बोला था ना, इनोवेशन का तो कहीं बात ही नहीं होती, बस रट्टा मारो, एग्जाम देना है बस। और एक्सीडेंट, लाइफ के साथ एक्सीडेंट लेने भी नहीं दिया जाता। क्या हाल है सर? कैसे हो? बढ़िया। आपने बताया नहीं लूज कैसे किया आपने भाई? बताता हूँ आज। आपको एक्सीडेंट नहीं लेने दिया जाता। बच्चा बीटेक कर रहा है, बच्चा अभी एक्सीडेंट मत ले, पैसे दे रहे हैं घर वाले, घड़ी वहीं पे हैश कर दो। तो मैं शुरू में बोला ना कि पेरेंट्स ही आपकी जिम्मेदार हैं कि आप कैसे नहीं हो। बस इंडिया के पेरेंट्स, माँ बाप, और कोई नहीं। तो ये हो गया हमारा विंडो। अब इसको कनेक्ट कर लो। इसमें भी सेम सिनेरियो होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजुअली बनाए देंगे, ये बना के देते हैं बाय डिफॉल्ट एडमिन। इसमें डाउनलोड हो गया ना। एडमिन यूजर नहीं बनाते हो, ये जो यूजर होता है उसका एडमिन का पावर होता है। एडमिन ग्रुप में वो ऐड होता है मेंबर। आप फर्स्ट लॉगिन इसी से करोगे। चलो समझ आ गई थी, बाकी तो खेल ही लोगे। स्टॉप कर। हम इसको कर देते हैं स्टॉप, क्या डिलीट ही मार देते हैं। अब देखो, जब वीएम डिलीट करोगे ना, तो वीएम जब आप बनाते हो तो वीएम के एक वीएम के साथ और भी सारे रिसोर्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीएम बनता है। अगर आप ऑल रिसोर्स में आओ ना, तो आप देखो एक वीएम के साथ उसकी आईपी आती है, नेटवर्किंग आती है, स्टोरेज आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप सिर्फ वीएम डिलीट करोगे तो सिर्फ वीएम डिलीट होगी, बाकी चीज़ डिलीट नहीं होगी। तो कहा जाता है ऑल रिसोर्सेज डिलीट करो ही। समझ आ रही है? तो ऑल रिसोर्सेज करना है तो क्या करो, ऑल रिसोर्स पे आओ और सारे रिसोर्स यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करो, उसके रिगार्डिंग के सारे रिसोर्स डिलीट हो जाएंगे एक ही बार में। नहीं तो आप सिर्फ वीएम करोगे तो वीएम हटेगा, बाकी पब्लिक आईपी पड़ी रहेगी, नेटवर्किंग पड़ी रहेगी, पब्लिक आईपी पड़ी है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलो सर, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। और ये ले लो मेरे से वीडियो।